इसके बाद हमारा जो सेशन है वो पेस्टिसाइड स्कोप एंड इशू ये है। इसके लिए कुछ स्पीकर आए हैं जो है डॉक्टर डॉक्टर जेसी मजुमदार सर, सीसीएफ क्रॉप केयर फेडरेशन। उसके बाद मिस्टर प्रदीप दवे सर, पीएमएफ एआई, मिस्टर गौरव कटियाल एंड मिस्टर गणपतराव पाटिल बायर, मिस संदीपा कानिटकर चेयरमैन कैन बायोसिस। ये यहाँ पे अभी आ गए हैं, इसलिए मैं इनका भी यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। और मैं डॉक्टर मजुमदार सर से विनती करता हूँ कि अगला सेशन वो स्टार्ट करें, प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इस बारे में। मजुमदार सर। मैं अभी हाँ सर। डॉक्टर भाई बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो पहले स्पीकर है, जैसे गट्टानी साहब है, धुंडे साहब है, हमारे वास्तविक साहब है और हमारे निका साहब है, इन सबका मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। और अभी ये सेशन हमारा खत्म होने के बाद एग्रोविजन वर्कशॉप में जो तीसरा सेशन है आज, वो है पेस्टिसाइड और उसके इश्यूज के बारे में। जैसे हमारे ने बताया है, हाँ। सुधीर शुक्ला जी ज्वाइन हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डॉक्टर मजूमदार आए हैं क्या? ये सर आए हैं सर। आए हैं। हाँ सर। ओके। गौरव कटियाल, हाँ। गौरव कटियाल आए हैं। हाँ, आए आए हैं सर। गणपतराव पाटिल। ये सर आ गए। ओके, तो हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे एंड मैं उसका कोऑर्डिनेट करता हूँ। यस सर। आवाज इतनी कमलेश आवाज येतोय का? ये तो है सर, ये तो है, ये तो है। तो अभी पहला जो वो है डॉक्टर जेसी मुजुमदार। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हमारे आईआर कलीग रह चुके हैं। पहले ये बीएसएफ में काम करते थे, अभी ये यूपीएल के एडवाइजर। पेस्टिसाइड के बारे में ये तो है सर, ये तो है, ये तो है। कि अरे। आप जरा ये पेस्टिसाइड के बारे में बता दें कि क्या, क्योंकि देयर आर टू ओपिनियन। आजकल बोलते हैं कि पेस्टिसाइड बहुत एक डेंजर है और दूसरे बोलते हैं कि ये डेंजर नहीं है। पेस्टिसाइड तो लगना ही लगना है, उसके बगैर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। तो ये यहाँ से हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया एंड व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट। तो आप हमारे पास अभी 2-2.5 घंटे है, तो इस 2.5 घंटे में हमें आपको हम हर एक को 20-20 मिनट देते हैं। जो है वक्तव्य हिंदी में, पार्टली इंग्लिश में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि आप आपका जो भाषण है फिर शुरू करें। डॉक्टर जगदीश मुजुमदार। डॉक्टर मुजुमदार पहले अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट कर लीजिए। मजुमदार सर। अनम्यूट। मजुमदार सर, प्लीज अनम्यूट। आपको अनम्यूट है अभी? हाँ बस, राइट। अभी अनम्यूट हुआ। हाँ 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 सर। हाँ। अब बताइए। डॉक्टर माई, प्लीज स्टार्ट। अच्छा ओके। डॉक्टर माई, other distinguished speakers, farmer friends and ladies and gentlemen, तो मैं पहले ही आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं मराठी मेरा बिल्कुल ही बेकार है और मैं हिंदी में इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हिंदी में आपको सामने जो मेरा वक्तव्य है वो रखना। अच्छा, डॉक्टर माही ने कहा कि आई हैव टू स्पीक ऑन पेस्टिसाइड्स, दी जनरल पेस्टिसाइड्स किस लिए प्रयोजन है, उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है देश में, और उसका बाद कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में दो शब्द बताना। तो पहले मैं जो कहना चाहूँगा, आपको सारे पेस्टिसाइड्स में बहुत सारे किस्म का है रसायन,
तो जैसे इंसेक्टिसाइड सबसे बड़ा है, हमारा देश में 50 से 52% पेस्टिसाइड्स में इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होता है। उसके बाद फंगिसाइड्स हार्बिसाइड्स दोनों ही 22-23% होता है। और बाकी छोटा मोटा रोडेंटिसाइड मॉलस्किसाइड भी हो गया इस्तेमाल। तो ये जो पूरा पेस्टिसाइड का जो बास्केट है, इसका हमारा देश में बिजनेस है 25,000 करोड़ लगभग। ये 25,000 करोड़ में हम लगभग 55% हम एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी 45% इधर इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे इधर जो ये कंपनी है, इन लोग टेक्निकल पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर्मुलेट भी करते हैं, और बहुत सारे देश में इंक्लूडिंग यूरोप यूएसए सब जगह में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन सवाल उठता है कि पेस्टिसाइड, आप लोग बहुत सारे इधर फार्मर है, किसान है, आपको मालूम है क्यों पेस्टिसाइड चाहिए। कि पेस्टिसाइड जो खेती में जो कीड़ा, ये तो फफूंद और खरपत, ये सब तकरीबन 30% फसल जो है उसको नुकसान होता है। ये रूपी कार में ये 100,000 करोड़, 100,000 करोड़, उससे भी ज्यादा, आजकल वैल्यूएशन में शायद उससे भी ज्यादा होगा। ये मतलब नुकसान होता है। ये नुकसान को रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक 30% अगर कम करके हम 10 भी करें, ये 20% से हमारा बहुत सारा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जो हमारा इधर अनाज जो पैदा होता है, फल सब्जी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और हम इधर भी जिनका अभी तक भी पूरा शायद न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, वो भी इससे लाभवान होंगे। तो पेस्टिसाइड का मेन जो काम है, एक तो जो 4 पिलर है, एक तो सीड बीज, उसका बाद खाद, फिर पानी, ये 3 जो चाहिए प्रोडक्शन के लिए। और ये जो प्रोडक्शन हम करेंगे उसको रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए पेस्टिसाइड चाहिए। तो पेस्टिसाइड जो यील्ड, उपज जो है, इसको बढ़ाना और इसको गुणवत्ता भी अच्छा करना पेस्टिसाइड का काम है। और ये पेस्टिसाइड एवरेज अगर देखा जाए तो 10 रुपया का, 1 रुपया का पेस्टिसाइड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें 10 रुपया का हमें ये फायदा होगा। ये मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबल है। जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है 10:1। अच्छा, ये पेस्टिसाइड हमारा बहुत सारे जो एनजीओ है और बहुत सारे जिसको इतनी जानकारी नहीं है, ये बताते हैं कि हमारा देश में पेस्टिसाइड का इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है और ज़्यादा यूज हो रहा है। लेकिन हम अगर दूसरा देश का साथ इसको कंपेयर करें, तुलना करें, तुलनामूलक विचार से हमारा देश में जैसे सरकारी हिसाब से फिगर 330 ग्राम पर हेक्टर, प्रति हेक्टर पे 330 ग्राम। ये अभी पिछले साल से सरकार का नया ये है। पहले 500 ग्राम के आसपास था, 500 साढ़े 500 ग्राम। अभी कम हो गया क्योंकि नया जो पेस्टिसाइड है, इसका इतना परिमाण इतना नहीं लगता। जैसे पहले 1.5 kg 2 kg 2.5 kg लगता था हेक्टर में, अभी कम होकर भी 20 ग्राम 50 ग्राम इससे ही काम चल जाता है। इसलिए अभी 330 ग्राम। इसका अगर देखा जाए, ये वर्ल्ड एवरेज जो है वो है 3 किलो। और चाइना हमारा प्रतिवेशी देश है, इधर का एग्रीकल्चर हमसे काफी आगे है, उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा है, यील्ड सारी ज्यादा है। उन लोग तकरीबन 14 kg पर हेक्टर यूज करते हैं। तो ये जो है, जो ये एक मिसकंसेप्शन है, मतलब गलत धारणा है कि हमारा देश में काफी पेस्टिसाइड यूज होता है, इतना करना नहीं चाहिए और ये बेकार है, इतना नहीं करने से नुकसान हो रहा है। तो ये मतलब ठीक नहीं है कि ये हम लोग यूज नहीं कर रहे, बहुत कम यूज कर रहे हैं दूसरा देश का तुलना में। दूसरी बात है कि पेस्टिसाइड से जो एडवर्स इफेक्ट जो होता है, जैसे इसमें कैंसर हो सकता है, कि अग्नि प्रजनन में कोई डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, टेराटोजेनिक इफेक्ट। ये सब के बारे में ये आपको जानकारी देना चाहूँगा, शायद आप बहुत जानते ही हैं, फिर भी एक बार रिपीट करना कि एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है देश में इंसेक्टिसाइड एक्ट का अंदर। इसमें जो प्रोडक्ट
अगर इधर बेचना है, मार्केट में लाना है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तैयार किया और डेटा रिक्वायरमेंट क्या क्या इसमें डेटा देना चाहिए, ये सारे तैयार किया। तो केमिस्ट्री देना पड़ता है, बायो एफिशिएंसी मतलब कैसे प्रोडक्ट काम करता है, कितना इस्तेमाल करना है, कब कब करना है, तो ये सारे बायो एफिशिएंसी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब सेफ्टी, बहुत सारे जो इमीडिएट टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है उसका, और नहीं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जैसे होता है कैंसर वगैरह, ये सारे डेटा। फिर इसका केमिस्ट्री, इसका अंदर अगर कोई ये आ रहा कि नहीं, टॉक्सिक इम्प्योरिटीज आ रहा कि नहीं, ये सारे मतलब डेटा देना पड़ता है सरकार को। और वो रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है इंसेक्टिसाइड एक्ट का अंदर, इन लोग सारे डेटा एनालाइज करके फिर इसको विचार करके फिर अगर सही पा गया तो उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसलिए पेस्टिसाइड से खतरा ऐसे नहीं है तो टॉक्सिक सारे पेस्टिसाइड, लेकिन अगर ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई खतरा नहीं है। तो ठीक तरह से इस्तेमाल कैसे? एक तो पेस्टिसाइड खरीदने का टाइम में सारे देख के लेना चाहिए कि ये कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर है कि नहीं, कि कोई फेक प्रोडक्ट ना हो। फिर वो खरीदने का बाद कैसे उसको स्टोर करना है, वो भी, कि बच्चों का आसपास नहीं होना चाहिए, और ऐसे जो डैम्प जगह में नहीं रखना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए उधर, ये सारे स्टोरेज का ये होता है। और फिर फील्ड में किस तरह से इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फील्ड में इस्तेमाल करने के लिए जिन लोग का पास बहुत तजुर्बा है, जो फार्मर करते हैं, कि जैसे स्प्रे ऑपरेटर्स जो है प्रोफेशनल, इन लोग तो जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम फार्मर्स के लिए करने के लिए। उसमें बताया जाता है कि पहले क्या क्या सावधानी लेना चाहिए प्रोडक्ट चूज करने का टाइम में, जब जब जाके तो डीलर का शेल्फ से एक अगर उठाना है तो किस हिसाब से उठाना है, फिर वो लेने के बाद उसको लेबल कैसे पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको लीफलेट जो होता है वो सबसे जरूरी है। लेबल में सब कुछ नहीं आता, तो लीफलेट देख के पता चलता है कि कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सा क्रॉप में कौन सा फफूंद का ये इसको कंट्रोल होगा, कौन कीड़ा का कंट्रोल होगा, कितना मात्रा में देना है, कब कब देना है, ये सब एक लीफलेट आता। वो लेबल तो छोटा होता, उसमें सारे नहीं आता, इसलिए हमें लीफलेट पढ़ के सारे करना पड़ता। तो मैं आपको ये अभी इस सिलसिले में बताना चाहूंगा कि हम लोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में कितना ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। अभी मेरा जो रिकॉर्ड है 14 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तुरंत इसको पढ़ जाऊंगा। एक तो एग्रोविजन में हुआ था 2017 में, उसमें, हाँ, आम ये जो प्रोग्राम जब होता है उसको डेमोन्स्ट्रेशन होता है। एक तो थियोरेटिकल होता है, स्प्रेयर लेके डेमोन्स्ट्रेट करने किस तरह से उसको अ, ये दवा डालना है, कैसे उसको डाइल्यूट करना है, नोजल कैसे सेट करना है, प्रेशर क्या करना है, ये सारे होता है। और उसके बावजूद एक सेफ्टी किट हमने बनाया कि पीपी जैसे पीपी व सेफ्टी किट, उसमें एक फार्मर का कि जो भी जो इस्तेमाल करेगा उसका प्रोटेक्शन के लिए कुछ ये होता है, जैसे एक एप्रॉन होता, एक कैप होता, गमबूट होता, दस्ताना होता, फिर गॉगल्स होता, ये सारे फीट करके हम देते हैं। जितना भी फार्मर वो प्रोग्राम हमारा अटेंड करते हैं उनको हम देते हैं। तो जैसे मैं एक एक करके जल्दी पढ़ जाऊंगा इसको। एक नंबर जो था 2017 में एग्रोविजन में पहले बार हुआ था ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें 13,000 फार्मर इसको अटेंड किया था और उतना ही सेफ्टी किट दिया गया। 2 नंबर 29 से 31 जनवरी 2018 वर्कशॉप ऑन सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड पुणे में ही हुआ था, IRI रीजनल स्टेशन में। ये दोनों मैं भी अटेंड किया था। 3 नंबर उसमें भी 550 फार्मर था। 3 नंबर अवेयरनेस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इंडिया स्टोरेज, ये होटल प्राइड पुणे, ये जनवरी 218 में हुआ था। इसमें 300 350 फार्मर इसको अटेंड किया था। फिर पार्टिसिपेशन और सपोर्ट इन एग्रो टेक्नोलॉजी वीक कराड़, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कराड़, ये 16-17 फरवरी 2018, ये 480 फार्मर में
पार्टिसिपेट किया था। विद फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन फार्मर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑन सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। ये 23 मई 2018 वो केवी के हुआ था। डॉक्टर एस एम वासनिक था उधर हेड। तो 350 फार्मर अटेंड किया था। डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी किट भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। फिर एक 25 मई ये करंजा में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट वसीम फार्मर्स ऑन सेफ यूज एग्रोकेमिकल का। इसमें डॉक्टर रविंद्र काले था। 350 फार्मर अटेंड किया था इसमें। फिर 11 जुलाई एक प्रोग्राम हुआ था। इधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उधर और 550 फार्मर इसको अटेंड किया था। फिर एक 12 जुलाई 2018 ये इंदौर स्टेडियम पुसद इधर हुआ था। 500 फार्मर था। एक ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल में हुआ था 13 जुलाई। फिर नागपुर में हुआ था। फिर एग्रोविजन में ही 23 से 26 नवंबर जो हुआ था 2018 में, उधर 5,000 फार्मर था, उधर डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर 23 जुलाई 2019 ये ब्लॉक लेवल में हुआ था राजूरा डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, 800 फार्मर। फिर 24 जुलाई 2019 ये भी हुआ था ये नियर युवतमाल, 500 फार्मर था। फिर 22 से 25 नवंबर 2019 नागपुर में हुआ था। 5,500 फार्मर इधर, बहुत बड़ा था ये। और 27 से 29 दिसंबर 2019 यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड अकोला, ये भी 3,500 फार्मर था। तो आपको सिर्फ जल्दी बताना था कि हम लोग जो पेस्टिसाइड ऐसे बहुत सारे के चलो कंपनी है तो बेचने के लिए आया है, बट वी गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू सेफ्टी। मतलब सेफली कैसे यूज करना है, क्योंकि बाकी तो ये है ही टॉक्सिक ये, लेकिन अगर जैसे रिकमेंडेशन के मुताबिक इसको हम इस्तेमाल करें तो। मुजुमदार साहब 2 मिनट आपको अभी। 2 मिनट, अच्छा ठीक है। एक एमआरएल के बारे में 1 मिनट बताता हूँ कि इसमें एमआरएल एक होता है मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल। ये एप्लीकेशन का बाद इसमें एक एफएसएसआई जो है, इन लोग हम जो डेटा देते हैं रेसिड्यू ट्रायल होता है, फिर टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा करके इन लोग एक मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बताने से मुझे खुश हो रहा कि हमारा इधर जो रेसिड्यू लेवल है एमआरएल इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, वो इन ग्रेन्स और इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एवरीवेयर, ये यूके यूएसए से बेहतर है। मतलब इधर जो मिलता 2% का आसपास, 2% का मतलब हुआ कि 2%, अगर हम 100,000 इन्होंने किया, 1 लाख सैंपल, उसमें से सिर्फ 2% की एमआरएल के ऊपर है। लेकिन एमआरएल के भी 100 टाइम 100 टाइम्स उसमें कुशन रहता है। तो एमआरएल में भी कोई ये नहीं है। आज तो डॉक्टर माही ने कहा था 2-4 शब्द इसके बारे में बताना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अच्छी चीज है, हमारा साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। लेकिन वो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे जिससे इसका जो हु कैन अफोर्ड, और हमारा देश में अफोर्ड करना मुश्किल है, इसलिए इन्वेरिएबली कुछ 2-3 साल बाद देखा जाएगा कि यील्ड कम हो रहा। एक तो कारण है फर्टिलाइजर नहीं देता। अगर पूरा जैविक सार से हम फसल बनाना चाहते हैं, उत्पाद करना चाहते हैं, तो उसमें इतना सारे देना पड़ता। क्योंकि जब एक एग्जांपल देता हूँ, पाउडर मैन्योर में इसमें 0.5 नाइट्रोजन परसेंटेज होता है, 0.5% मतलब। और अभी देखिए यूरिया जो एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, तो 46% होता है इसमें। तो जब जब क्रॉप साइकिल में एक टाइम आता है, जैसे फूल आने का टाइम में कि ग्रेन भरने का टाइम में, उससे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता। ये ऑर्गेनिक जैविक सार से नहीं हो सकता, एक कारण ये है। फिर जब इंसेक्ट अटैक की फंगल अटैक जब ज्यादा परिमाण में होता है, इट इज सीवियर, वो सिर्फ बायोपेस्टिसाइड से उसमें काम नहीं चलता। क्योंकि बायोपेस्टिसाइड ये जो हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, उसमें कुछ कुछ जैसे स्लॉट में बायोपेस्टिसाइड आता, लेकिन ओनली बायोपेस्टिसाइड इसे करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा देश में जो है जैविक फार्म 1% है, 1% है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आई मीन पीपल थिंक दैट द इंडस्ट्री इज अगेंस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं तो पर्सनली बिल्कुल उसका खिलाफ नहीं हूँ।
मैं जानता हूँ यूरोप में कितना इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग उधर भी 5-6% तक है, जर्मनी में जैसे या। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर सकता, और उसका प्राइस काफी ज्यादा होता है, इसलिए जिनका पास पैसा देने का क्षमता है वही इसको खरीदेंगे, बाकी नहीं। तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम एक साथ रह सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये साथ साथ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मैं थैंक यही यू साहब, समाप्त थैंक यू, करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जुमदार साहब, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर माई, थैंक यू वेरी मच। टाइम दिया। शायद मेरा हिंदी समझ में आ सकता। अरे अच्छा अच्छा बोले, वेरी गुड एक्चुअली। कमलेश, हाँ हाँ सर, इसके स्टार्ट बाद, यू। हाँ इसके बाद मैं मुकेश शुक्ला सर को इनवाइट करता हूँ कि वो अगला सेशन में। मुकेश शुक्ला सर, सर अनम्यूट कीजिएगा अपना। सर प्लीज अनम्यूट, मुकेश शुक्ला सर। मुकेश शुक्ला, काइंडली अनम्यूट। हाँ हाँ सर, हेलो, आवाज, शुक्ला सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है। शुक्ला सर, मुकेश शुक्ला, गिट्टा वाला ने एकदम। शुक्ला सर, सर आवाज You are getting my ये तो voice, है। sir? हाँ, अब आ यस रहा है। यस यस। करण, करण सर को एक्सेस देना। मुझे ऑलरेडी दिया I हुआ want to share the PPT. Access नहीं दिया है. सर, दे रखा है सर। Okay. Okay, just a minute. अब आ रहा है आवाज मेरा? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है आवाज, आ रहा है सर। Able to see? यस यस, पीपीटी भी दिख रही है सर। Can I start now? आ गया, बढ़िया है। Yeah. Can I do it in Hindi or Marathi or Yes. English? सर या हिंदी हिंदी लैंग्वेज, इट विल बी वेरी गुड। हिंदी मराठी ये भी चलेगा। Okay, मैं हिंदी और मराठी और इंग्लिश तीनों का मिक्स कर दूंगा. So people will get फुल स्क्रीन कर sense of my presentation. Okay. सर, फुल स्क्रीन कीजिएगा। हाँ Yes. ओके। So मेरा नाम मुकेश शुक्ला है। मैं सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड में मार्केटिंग मैनेजर करके गुजरात और राजस्थान में सिंजेंटा का बिजनेस पिछले 25 साल से देख रहा हूँ। और आज की जो मीटिंग है, इसका जो टाइटल है वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी और प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इसके ऊपर मैं आपसे 15 मिनट बात करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपके होंगे तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर इस प्रेजेंटेशन के आखिरी में दूंगा। सो आज का जो प्रेजेंटेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग जो अपने अपने फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड का उपयोग करके किस तरीके से अच्छे फसल की डिलीवरी ले सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि यहाँ जो बैठे हुए जितने भी पार्टिसिपेंट है वो समझे कि किस स्ट्रैटेजी के तहत हमको पेस्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए, और जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा उसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो, और आप लोगों की जो फसलें हैं हमारे किसान भाइयों की, वो प्रॉफिटेबल तरीके से वो बाहर निकाल पाए। जैसे कि मजूमदार साहब बोल रहे थे, 1 रुपए की दवाई लगाएंगे तो 9 रुपए का प्रॉफिट होता है, जिसको ROI कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्ट और हर्बिसाइड पेस्टिसाइड में न्यूट्रिशन भी आ चुका है। सो फंजीसाइड बोले तो फूक नाशक, बुरशी नाशक, और इसको इसके बाद हमारे देश में किसानों को ज्यादा जानकारी नहीं है। सो फूक नाशक का एक रूल होता है। जैसा हमारे घर में, घर के सामने एक डॉगी होता है, वो अगर चोर घर में आता है तो डॉगी जोर जोर से चिल्लाता है, और कुत्ता जब चिल्लाता है तो चोर भाग जाता है।
वैसा ही अगर वो चोर ने कुत्ते को कुछ बिस्किट दे दिया, कुछ खाने को दे दिया, तो भी वो चुपचाप बैठ जाएगा और चोर अंदर चोरी करके चला जाएगा। फंगस का प्राइमरी इन्फेक्शन हो, जब पहला उसके ऊपर रोग का निशान दिखना शुरू हो या वातावरण बदले, उस समय हमको फूकनाशक का उपयोग पहले ही कर लेना चाहिए। चोर आने के बाद, चोरी कर लेने के बाद अगर हम फूकनाशक का, फंगस आने के बाद, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफिलैक्टिकली स्प्रे। सो आपको फंजीसाइड, हमारे देश के किसानों से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको प्रोफिलैक्टिकली यूज करें, रोग आने के पहले यूज करें। अब सादी भाषा में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आप 18 डिग्री टेम्परेचर हो जाए रात में और ह्यूमिडिटी 80-90% हो जाए तो रोग आना तय है, तो उस समय उसके पहले ही उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अगर एक फंगस है, एक बुरशी है, एक बुरशी असेल, तर आपण त्याला अत्यंत सोप्या पद्धतीने कंट्रोल करू शकतो। एक अगर बुरशी का फूल है, एक बुरशी है, एक फंगस है, वो मार सकते हैं। ज्यादा आ गए तो हम नहीं मार सकेंगे, इसलिए उसको प्राइमरी इन्फेक्शन पे मारना, बहुत कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए रूल बुक है। तो अब चलते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत में किसान फंजीसाइड का उपयोग बहुत कम करता है, इसीलिए मैं पहले फंजीसाइड के बारे में बोलना मेरी इच्छा थी, इसलिए बताया। अभी आगे चलते हैं कि जब स्पोर गिरता है पत्ते पे तो इन्फेक्शन शुरू होता है। जब वो अंदर चले जाता है इन्फेक्शन, और अलग अलग अवस्था में अलग अलग दवाई का उपयोग, चुनाव करना चाहिए। सो जब आप दुकान में जाए, तुम्ही दुकानात जाणार त्यावेळेस कुठली बुरशी तुमच्या पिकावर कुठल्या अवस्थेत आहे त्या पद्धतीने फंजीसाइड चुनने की जरूरत है। सो ऐसी अलग अलग बुरशीनाशक बाजार में मिलते हैं, फंगीसाइड मिलते हैं, जो अलग अलग अवस्था में काम करते हैं। अब आगे चलते हैं हम कि जो दवाई, आप कीटकनाशक हो या बुरशीनाशक हो, आप बाजार से जब भारत का किसान खरीद के लाके उसके खेतों में लगाता है, तो उसका रोल जो होता है, जो दवाई वो किसान दुकान से लाता है, उसका रोल सिर्फ 50 है। उसने कब स्प्रे किया, उसका जो मशीन है उसका कैलिब्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, वो मशीन पूरी कंडीशन में है नहीं है। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं कि मान लो आप नोजल यूज कर रहे हो, 2 पंप 4 पंप खेत में स्प्रे आपका मजदूर करने जा रहा है, तो चारों पंप के नोजल में से एक साथ दवाई निकल रही नहीं निकल रही, 1 मिनट घड़ी लगाने का है हमको और चेक कर लेना कि 1 मिनट में चारों नोजल कितना पानी फेंक रहे हैं। अगर चारों नोजल एक जैसा पानी फेंक रहे हैं तो आपका मशीन सही है। अब टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या है कि जनरली आप हवा ज्यादा रहे तो स्प्रे ना करें, और जब 3 बजे के बाद स्प्रे करते हो तो फंजीसाइड या फूकनाशक या कीटनाशक का रिजल्ट जो है ज्यादा अच्छा आता है, और नोजल का भी चुनाव सही होना चाहिए। अब आगे भी हम बात करेंगे। तो 50% दवाई का रिजल्ट होता है, 50% कैसा स्प्रे करते हैं, कब स्प्रे करते हैं, इसका होता है। उदाहरण के लिए ये नोजल के टाइप है, फूकनाशक, कीटनाशक, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, बुरशीनाशक और कीटनाशक, इसके लिए अलग नोजल मिलता है, और खरपतवार नाशक, निंदावन नाशक, तणनाशक, इसके लिए नोजल अलग मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा स्प्रे किसको बोलते हैं। अगर आप फूकनाशक का स्प्रे कर रहे हो, कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हो, तो जो डॉक्टर सुई देता है हमको, वो सुई का जो टिप होता है जो अंदर दवाई के लेके जाती है, वो 20 माइक्रोन का होता है। सो अगर फूकनाशक और कीटनाशक का स्प्रे करना है तो हमको 80 माइक्रोन का ड्रॉप चाहिए।
जो तुषार, जो फवारा, जो बूंद पत्ते पे पड़ेगी, उसका जो साइज है वो सुई जो जाती है उससे 4 फुट बड़ा बारीक बूंद पत्ते पे गिराना चाहिए। और इसको यहाँ जो देख रहे हैं गुड स्प्रे, इसको गुड स्प्रे कहते हैं। अगर आपने पतला पतला बिखरा हुआ मोटा मोटा बूंद वाला स्प्रे कर दिया तो आपका खराब स्प्रे है। अगर आपने ज्यादा पानी गिरा दिया तो दवाई पत्ते से नीचे गिर जाती है। तो अच्छा स्प्रे करना है फूकनाशक का, बुरशीनाशक का करना है 80 माइक्रोन। अब जिस भाई को 80 माइक्रोन ने क्या करना है, कंपनी का जो पंप आता है हाईटेक, उसका जो पीला नोजल रहता है उस नोजल से स्प्रे करने का, उससे बारीक तुषार निकलते हैं। उसको छेद नहीं करने का, बड़ा नहीं करने का उसको। ये हो गया पहला रूल। और जो कीट खरपतवार नाशक, तणनाशक का स्प्रे कर रहा है, उसने ज्यादा मोटे 200 माइक्रोन, यानी जो सुई का जो अंदर जाता है उसका जो टिप है उससे 8 टाइम बड़ा 200 माइक्रोन का बूंद गिराना है। तो आपका इस तरीके से स्प्रे करना है। ये कुछ नोजल के टाइप है जिससे आपको स्प्रे की क्वालिटी दिखती है, हॉलो कोन और फ्लैट पैन। ज्यादा अगर फाइन नोजल रहेगा, उससे ज्यादा बारीक तुषार निकलेंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। इसलिए 80 माइक्रोन का नोजल सबसे अच्छा स्प्रे करता है। ये फूकनाशक और कीटनाशक और बुरशीनाशक के लिए 80 माइक्रोन, खरपतवार नाशक, निंदामन नाशक, तणनाशक के लिए आपको 200 माइक्रोन होना चाहिए। अब चलते हैं कि कौन सी दवाई कम मिक्स करना चाहिए। पहले पाउडर मिलाओ, फिर लिक्विड मिलाओ, और लीफलेट को अच्छे से पढ़ लो। लीफलेट जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि कब यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, कितना यूज करना है। ये बहुत जरूरी है, इसको गोल्डन रूल कहते हैं। अब आता है कि महत्व का, भारत का जो हमारा किसान है उसको ये समझना है कि कौन से स्टेज में कौन सी दवाई डालना है। तो 20 से 25 दिन में कौन सी दवाई डालना है, 40 से 45 दिन में कौन सी दवाई डालना है, और जब फूल आते हैं जब कौन सी दवाई डालना है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है जब कौन सी दवाई डालना है। क्योंकि हर अवस्था में रोग अलग अलग आते हैं। तो हमको जब आप रोप लगाते हो, तरु लगाते हो, जब आप खेत में प्लांटेशन करते हो, जब आपका छोटा सीडलिंग टाइप का छोटा पौधा होता है, तो अलग प्रकार के रोग आते हैं, उसमें अलग प्रकार का बुरशीनाशक और कीटनाशक का स्प्रे होना चाहिए। जब वो बड़ा होता है तो आपको अलग तरीके का यूज करना है, और जब फूल आते हैं तो अलग तरीके के रोग आते हैं। तो इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो ये कुछ रोग है। नर्सरी जब होती है तो उसमें डैम्पिंग ऑफ ज्यादा आता है, तो उस समय हमको क्या यूज करना चाहिए। जब आपका फूल आता है उस समय अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं, अर्ली ब्लाइट आता है, लेट ब्लाइट आता है, पत्ते पे टपका आता है, एंथ्रेक्नोज आता है। तरीके से हमको बाजार मिलती है, वो अगर हम उपयोग करेंगे तो बेहतरीन उपयोग होगा। अगर मैं कपास की बात करूं, जहाँ विदर्भ में कपास ज्यादा होता है, तो वहां पे अगर किसी किसान को गुलाबी इल्ली का अगर नियंत्रण करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है 40 दिन और 60 दिन। 40 दिन के ऊपर सर तुमचा आवाज नाही येत आहे. आती लगेगी, उसमें छोटे छोटे। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर, अभी अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, कपास के अंदर हमको यह देखना है कि 40 दिन और 60 दिन दो समय में अगर हम एम्प्लीगो का स्प्रे करते हैं या अच्छी कंपनी की दवाई लगाते हैं, तो उस समय जो शुरुआत में आने वाला जो आपका फूल है उसकी रक्षा हो जाती है और गुलाबी ईयर से आप बचा सकते हो। बाद में आने वाली गुलाबी ईयर को हम मैनेज, गुलाबी अल्ली को हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये स्टेज
तो जो आपको फूकनाशक, कीटनाशक और बुरशीनाशक या तणनाशक का उपयोग करना है, वो स्टेज बहुत महत्व की होती है। तो मैंने आपको कपास का बताया। कपास में इल्ली को मारने के लिए लोग 40 दिन और 60 दिन पे रिजल्ट को मारोगे तो जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हो जाती है, खा पी के पहलवान हो जाती है, फिर उसको मारते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये पकड़ना कैसे है, आपको आपके खेत में जाना है और हर 4-4 दिन में, जैसा डॉक्टर चेक करता है उस प्रकार से आपको चेक करना है कि मेरे खेत में इल्ली कितनी है, कीड़ा कितना है, फूल कितने हैं, हर 4 दिन में। अगर आपको एक पत्ते 25 झाड़ पे 25 इल्ली मिल गई तो समझ लेना का कि मेरा फसल नुकसान में है। तो इस प्रकार से आपको इल्ली का नियंत्रण करना है। या तो फिर स्टेज को पकड़ो। स्टेज कैसी है, फूल की अवस्था में। फूल की अवस्था में ज्यादा इल्ली अटैक करती है क्योंकि प्रोटीन रहता है वहां पे, प्रोटीन खाती है वो। अगर वहां पे अटैक हम अच्छा पावरफुल इंसेक्टिसाइड जैसे एम्प्लीगो है, दवाई होगी, एक इविसन नाम की इल्ली की दवाई लाई है, बेहतरीन दवाई है। वो कितना भी धूप आने दो, आपका टूटती नहीं है, एक जैसा रहती है। विजिट टेक्नोलॉजी डाली है उसमें कंपनी ने, यूवी प्रोटेक्शन, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दवाई है। अगर आप चलते हो, उसके अंदर एक पावर्ड बाय पेपाइड टेक्नोलॉजी है। एक सिर्फ आपको डाल देना है, ऑटोमेटिक घुल जाएगी वो, आपको घुलाते घोल बनाने की जरूरत नहीं है। सो ऐसी नई दवाई का उपयोग कीजिए और उसका डोज भी कम है, 24 ग्राम एक एकड़ में। 43,560 स्क्वायर फीट की फसल के अंदर आपको सिर्फ 24 ग्राम दवाई डालनी है। तो कीटनाशक, फूकनाशक का जो उपयोग होता है वो लीटर पर एमएल से होता है। सब किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लिटरेचर पढ़े और पढ़ने के बाद 1 लीटर पानी में 1 ml, 1 लीटर पानी में 2 ml फूकनाशक डाला जाता है। और जो कीटनाशक होता है उसका रूल है एआई पर एकड़, एक्टिव इंग्रेडिएंट पर एकड़। बोले तो 200 ml प्रति एकड़, 100 ml प्रति एकड़। जैसे एम्प्लीगो का डोज है कपास पे 100 ml प्रति एकड़। खरपतवार नाशक अगर हम बात करेंगे, सोयाबीन के अंदर फ्यूजीफ्लेक्स नाम की दवाई है, 400 ml प्रति एकड़, है ना। अगर आप एक नई दवाई की बात करते हैं, जैसे मान लो एमिस्टार टॉप, उसका डोज है 1 लीटर पानी में 1 ml। एमिस्टार का डोज है 1 लीटर पानी में 1 ml। सो फूकनाशक जो होता है वो लीटर पर ml से डाला जाता है, और जो कीटनाशक होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट पर एकड़ वो डाला जाता है। तो ये डिफरेंस बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को समझना होगा कि किस तरीके से स्टेज को पकड़नी है। मैंने इल्ली का उदाहरण बहुत अच्छा बताया आपको कि आप हर 4 दिन के बाद जाइए खेत में और चेक करें इल्ली कितनी आई है। अगर बासमती राइस इतनी इल्ली है तो मार दो, बड़ी करके मारोगे कोई फायदा नहीं। अगर वातावरण में बहुत ज्यादा पानी है, टेम्परेचर गिर गया है, तो फूकनाशक मार दो क्योंकि फूक आने वाली है। कंजी का उपयोग करना है, 3 से 4 पत्ती का अवस्था में नियंत्रण करो।
तो आपने फसल को बचा लिया। इसको बोलते हैं स्टेज वाइज एप्लीकेशन। अब आगे चलेंगे। ये होते हैं 4 कैटेगरी: प्लांट न्यूट्रिशन, इंसेक्ट और रोग। तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों की दवाई बाजार में आती है। अब हमारे कंपनी में प्लांट न्यूट्रिशन में ईसाबियम नाम की दवाई, ये फूल की अवस्था में, फ्रूट जब है या बोंड लगते हैं, डाल सकते हो। एक अलग दवाई आती है को, उसका ये मतलब नहीं कि बहुत सारी कंपनी का भी आता है। इल्ली मारने के लिए बहुत सारी कंपनी की दवाई आती है। अगर आप सकिंग पेस्ट की बात करोगे, चूसिया रोग, रस चूसनारे कीड़ी, इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाई बाजार में आती है। उदाहरण के लिए एक्टारा आता है, अलीका आता है। थ्रिप्स के लिए मार्केट में दवाई नहीं है। ये हमारे इंडस्ट्री की गैप है। इंडस्ट्री कोशिश कर रही है पेस्टिसाइड लाने की, थ्रिप्स के लिए दवाई नहीं है, लेकिन लाल कोड़ी के लिए दवाई है, रेड माइट के लिए दवाई है, मिलीबग के लिए बहुत अच्छा दवाई है, क्यूराक्रॉन प्लस एक्टारा मिक्स करके मारो, मिलीबग मर जाता है। रेड माइट के लिए हमारे पास पहले वर्टीमेक नाम से आता था, अब हम उसको एग्रीमेंट नाम से देते हैं। इसी प्रकार फूकनाशक में अलग अलग फूक बुरशी पर बुरशी को मारने के लिए है। ये आप देख रहे हैं लेड ब्लाइट। लेड ब्लाइट उन फसलों में आता है जो बड़े पत्ते वाली होती है, जैसे वेल ब्लाइट पोटैटो में आता है और टोमेटो में आता है। लेड ब्लाइट भी पोटैटो में आता है। लेड ब्लाइट आपका डाउनी मिल्ड्यू आता है बहुत सारी फसलों पे, वेल वर्गीय फसलों पे कभी भी डाउनी मिल्ड्यू आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, लीफ स्पॉट और आपका अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। सो इसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक दवाई आती है। जैसे मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट के लिए हमारे पास दवाई है, उस मिल्ड्यू में हमारे पास स्कोर नाम की दवाई है, कवच फ्लो नाम की दवाई अभी अभी हमने दी है। रस्ट के लिए हमारे पास एम्पैक्ट एक्स्ट्रा नाम की दवाई है। अगर आपको किसान को बहुत अच्छी दवाई उपयोग करना है, जब फूल आते हैं, फूल की अवस्था में एमिस्टार नाम की दवाई का उपयोग कीजिए। किस 4 प्रकार की आती है, जो 4 प्रकार की बुरशी हटाए, तो आपको चुनाव ऐसा करना है कि मेरे खेत में कौन सा रोग है, उसके हिसाब से आपको दवाई मार्केट से लाके खरीदनी है। सोल्यूशन है, अलग से मिलानी पड़ेगी, क्योंकि पाउडर मिल्ड्यू का जो बुरशी है, जो फंगस है, वो अलग का होता है। उसको मारने के लिए स्पेशलाइज दवाई का डोज के लिए स्कोर नाम की दवाई। ये पिक्चर आपके सामने अर्ली ब्लेड गोल्ड है, जो बहुत पुराना दवाई है और किसानों के बीच में पॉपुलर है। ये डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट का डॉक्टर है। उसके बाद में डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू ऐसा होता है, ऊपर दिखता है डाउनी मिल्ड्यू, 8 ml से डालना है। ये देखो, ये मिर्ची नागपुर में बहुत लगती है, उसके ऊपर सर्कोस्पोरा बहुत आता है। इसके लिए स्कोर नाम की दवाई है और कवच फ्लो नाम की दवाई है हमारे पास, सब कर सकते हैं। सो ये ग्लोइड नाम की दवाई है, नई लाई है। ये जब बाली लगती है फसलों में, उस समय धान के अंदर और गेहूं के अंदर बाली आती है, उस समय डालो। 5% बाली पे आपका चमकदार
दाना निकलेगा। ये भी बहुत अच्छी दवाई है। ये इम्पैक्ट एक्स्ट्रा पूरी दुनिया में पहली बार हमने भारत में लाया है। ये दवाई किसानों के पॉकेट को सूट करती है और बेहतरीन दवाई है। तो इस प्रकार से मैं ज्यादा कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो विषय हमारा चला जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि हम प्रशांत भाई बड़े बुरी तरीके से फंस जाते हैं। वायरस के लिए कोई भी दवाई नहीं है, तो वायरस को हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो जो रस चूसने वाली जो दवाई मार्केट में मिलती है मारने के लिए, पेगासस नाम की है, और बहुत सारे कंपनियों की दवाई आती है, जैसे समिट है, सक्सेस है, ट्रेसर है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत अलग अलग दूसरी कंपनियों की दवाई आती है, हमारे कंपनी का पेगासस आता है। एक और है टॉस्पो वायरस टोमेटो का, इसका भी कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसको भी आपको सकिंग पेस्ट कंट्रोल करना है। और अगर आप देखोगे, नर्सरी अच्छी बनाइए। अगर आप साग भाजी लगा रहे हो, अगर आप भाजी पाले की खेती कर रहे हो, तो नर्सरी, गलती क्या करता है किसान, 21 दिन का पौधा लगाना चाहिए, 21 दिन का। हम लगाते हैं बड़ा प्लांट, 40 दिन का, 45 दिन का, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। 21 दिन का पौधा लगाइए, छोटा पौधा लगाइए। ये आपको जनरल गाइडेंस था। और इसी के साथ मैं मेरा जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं रोकता हूं। अब कोई किसी के प्रश्न उत्तर होंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ आपको बोल रहा था, 25 से 35 दिन बड़े इंपॉर्टेंट दिन होते हैं ये फसल में, किसी भी फसल में, क्योंकि इस समय फसल बढ़ते रहती है। इस समय ऐसी दवाई का चुनाव करो। किसान क्या करता है, कार्बन डाइजिन लगाता है, मैनकोजेब लगाता है। ना 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 ना, इसमें काम नहीं होगा। ऐसी दवाई चुनना पड़ेगा जो फसल को लंबे असर तक, उसको ग्रोथ अवस्था में उसको सपोर्ट करे, उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये है। थैंक यू वेरी मच। ये दवाई का नाम है फोलियो गोल्ड। दलाल साहब, अब आगे हम बढ़ते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अच्छी जानकारी दी फार्मर्स को। आपका यहाँ पे मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजन समिति की तरफ से। और इसके बाद भाई साहब, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर सकता हूँ, या ठीक है ना सर, इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, है ना, टाइम अगर अपने को मिलता है तो। ठीक है सर। ओके सर। अभी मैं मिस्टर गौरव ओके सर, थैंक यू। इसके बाद मैं मिस्टर गौरव कतियाल एंड मिस्टर गणपत राव पाटिल, बायर साइंस, ये यहाँ पे ज्वाइन होंगे हुए हैं। अभी गौरव कतियाल सर अपना सेशन आगे बढ़ाएंगे। कतियाल सर, Mr. आगे Kamlesh, का thank सेशन। you. हाँ सर। Respected Dr. Majumdar and Mr. Mukesh, thank you आपके नोट के लिए ऑन पेस्टिसाइड स्कोप। और जो हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर मजूमदार ने जो एक बहुत अच्छी जानकारी शेयर करी, स्पेशली उन्होंने एक बात मेंशन किया था कि जो किसानों को जो खेत में जो नुकसान होता है पेस्ट और डिजीज की वजह से, उसका रोकथाम करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये सब का एक आम धारणा है कि पेस्टिसाइड डेंजरस है, जहरीला है, लेकिन अगर उसका सही और सेफ यूज किया जाए तो किसान भाई उससे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगले 15 मिनट में मैं और मेरे साथी मिस्टर गणपत राव पाटिल इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हिंदी इंग्लिश में बात करूंगा और गणेश आपसे मराठी में बात करेंगे। यस सर। एक अनुमान के हिसाब से, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के अनुमान के हिसाब से, जो खेतों में पेस्ट और डिजीज, कीड़े और बीमारी की वजह से कोई तकरीबन 40% तक पैदावार में कटौती आती है। इसके अलावा जब पैदावार का भंडारण होता है या उसका ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें जो नुकसान होता है वो अलग है। आज के टाइम पे ऐसे कई उत्पाद आ चुके हैं, कई पेस्टिसाइड आ चुके हैं जो किसानों को बहुत ही कम डोज में एक बहुत ही बढ़िया पेस्ट और डिजीज का कंट्रोल दे सकते हैं। और इवन जो उनकी पैदावार की जो क्वालिटी है और उनकी जो भंडारण की जो क्षमता है, उसको भी बढ़ाने में सहायता दे सकते हैं। तो ऐसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए किसानों को। और उसकी जानकारी के लिए हमारे ऐसे जिम्मेवार कंपनी बायर, और अभी आपने देखा कि हमारे जो कलीग थे सिंजेंटा के, उन्होंने भी अपना
शेयर किया कि उनका क्या प्रोडक्ट रेंज है। तो ऐसे जो जिम्मेवार कंपनीज हैं वो किसानों के साथ लगातार जुड़ के काम कर रही है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ सामने रखना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आज के टाइम पे जो वातावरण, जो हमारा वेदर है, उसका पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में हम आम सुनते रहते हैं। उसके वजह से ये अब अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है कि कब किस वक्त पे कौन से कीड़े का या कौन से बीमारी का प्रकोप आ सकता है। तो ये जानकारी भी किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पेस्टिसाइड यूज करना काफी नहीं है, लेकिन अगर उनको ये जानकारी मिले कि वेदर पैटर्न क्या है, वेदर फोरकास्ट क्या है, उसके हिसाब से अगर वो शुरू में ही, शुरुआती अवस्था में ही अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर लें तो कम मात्रा में और कम स्प्रे से उनको एक बढ़िया रोकथाम मिल सकता है। तीसरा एक इशू है जो आज किसान फेस कर रहे हैं, कई नए प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शायद आपने फॉल आर्मी वॉर्म, जो मक्के में उसने फसल को तहस नहस कर दिया, पिछले 3 साल से उसका प्रकोप बढ़ा है। ये जो सुंडी है ये अफ्रीका से हमारे कंट्री में आई है, तो इसका प्रकोप बढ़ गया है। आज के टाइम पे निमाटोड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों को निमाटोड की बहुत ही कम जानकारी है और इसका रोकथाम करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिर्फ पैदावार नहीं, पैदावार की क्वालिटी भी बहुत डाउन हो जाती है। तीसरा, आपने लोकस्ट के अटैक के बारे में बहुत सुना होगा कि राजस्थान में और कुछ गुजरात और इवन महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लोकस्ट का अटैक आ गया था, जिसके वजह से जो फसल, जो खेत में जो खड़ी फसल थी, उसमें काफी नुकसान हुआ। तो इस टाइप की जो समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए भी पेस्टिसाइड का यूज होना बहुत जरूरी है, लेकिन सही टाइम पे और सही तरीके से। और इसमें जैसे मिस्टर मुकेश ने सेफ यूज की कैसे सुरक्षा सुरक्षा के साथ कैसे आप पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया। मैं यहाँ पे एक मुद्दा रखना चाहूंगा, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो नकली दवाइयाँ या नकली पेस्टिसाइड की जो प्रॉब्लम अभी किसान लोग कई बार फेस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो हम जैसे जो जिम्मेवार जो कंपनीज हैं इस इंडस्ट्री में, उसके वजह से हमें भी कई बार प्रॉब्लम आती है। तो जो जिम्मेवार कंपनीज हैं जो एक असली और अच्छी क्वालिटी का जो उत्पाद जो तैयार करते हैं, हमें कई सालों तक हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी करनी पड़ती है, मेहनत करनी करनी पड़ती है, तब जाके एक बहुत बढ़िया कुछ क्वालिटी का एक पेस्टिसाइड तैयार होता है। दोनों में फर्क क्या है कि जो आप ये काउंटरफीट या जो नकली दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जिसका आपकी सेहत पे बुरा असर है और हमारे वातावरण पे, हमारे क्लाइमेट पे भी उसका बुरा असर है। और जो अच्छी क्वालिटी की जो जिम्मेवार कंपनीज जो प्रोडक्ट जो तैयार करती हैं, वो सारे जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी बायो सेफ्टी है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, उस सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करती है और उसके बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च करती है। तो ये किसान भाइयों को देखना होगा कि जब भी वो कोई अपना प्रोडक्ट का चुनाव करें, वो सिर्फ असली पेस्टिसाइड का ही इस्तेमाल करें। और हम फ्रॉम बायर कंपनी के साइड से हम किसानों के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और हम लोग सिर्फ अपने उत्पाद बेचने में विश्वास नहीं करते, हम फार्मर्स को सही समय पे सही एडवाइस देने में भी विश्वास करते हैं। और उसके लिए हम कई प्रकार के अभी डिजिटल सॉल्यूशंस, न्यू टेक्नोलॉजी भी लेकर आने वाले हैं। हमारा कॉल सेंटर तो ऑलरेडी है और वो टोल फ्री नंबर है जिसको आप किसान भाई कॉल करके अपनी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हम ऐसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी लेकर आने जा रहे हैं कि उसमें किसानों को पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार के कीड़े और बीमारी का प्रकोप आ सकता है और उनको फसल की किस अवस्था में कौन सा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए, कब पानी लगाना चाहिए और कब उनको कौन सा खाद डालना चाहिए। तो ये सब टेक्नोलॉजीज को हम किसानों के बीच में लेकर आएंगे। कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और हमें शुरुआती कामयाबी भी मिली है। आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ सुना होगा और अभी हमारे एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन जब भी परमिशन मिलेगी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए तो वो एक रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि आप बहुत ही आप टारगेटेड
और सही समय पे और कम डोज में आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमें ये देखना है कि जो एक ऑर्गेनाइज जो इंडस्ट्री है, हमें सिर्फ अपना पेस्टिसाइड बेचने के बारे में नहीं सोचना है, हमें किसानों को जागरूक करना है कि सही इस्तेमाल कैसे करें, हम उनको टाइम से एडवाइस दें, हम अपने कॉल सेंटर्स को हम स्ट्रांग बनाएं कि किसान हमें कॉल करके अपने समस्या के बारे में बात कर पाएं। और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, इनको भी हम फील्ड में किसानों तक लेकर जाएं। तो ये कुल मिला के हमारी सोच है कि आगे जाके अगले 1 से 3 सालों में हम कैसे किसानों को सही पेस्टिसाइड का यूज और उससे कैसे फायदा ले सकें, और प्लस जो बाकी जो टेक्नोलॉजी हैं उनको हम कैसे किसानों को हम उससे हम परिचित कराएं और उनसे उनको हम लाभ मिलने में हम उनका सहयोग कर पाएं। तो ये हमारी कोशिश है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे जो कलीग हैं मिस्टर गणपत राव पाटिल, वो आपसे कुछ अपने विचार रखें। थैंक यू। थैंक यू गौरव सर। सो अविनाश जी, पीपीटी शेअर करने के लिए यस यस, ओके फाइन. तो शेतकरी बांधवांनो, आत्ताच आपल्याला मिस्टर गौरव कट्याल जे आमचे कमर्शियल युनिट लीड आहेत, त्यांनी आपल्याला सविस्तर माहिती दिली की आपण पेस्टिसाइडचा यूज करताना कशा पद्धतीने केला पाहिजे आणि त्याचा आपण हा यूज कशासाठी केला पाहिजे. आता जर आपण पहिल्या प्रश्नाचं जर उत्तर शोधायचा प्रयत्न केला की खरंच आपल्याला पेस्टिसाइड यूज करण्याची गरज आहे का, आणि जर आपण डोळे बंद केले आणि जर आपण आपल्या मनाला प्रश्न विचारला की आपल्या क्रॉप मध्ये, जे की मुजुमदार साहेबांनी सांगितलं, शुक्ला साहेबांनी पण सांगितलं की जवळजवळ 30 ते 40% आपल्या उत्पाद किंवा आपल्या पिकांचं जे नुकसान आहे ते 30 ते 40% आपल्या या बुरशी असतील किंवा कीटक असतील किंवा जे काही पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आपण ज्याला म्हणतो, ज्याचे की ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये आपल्याला लॉस होतात, अशा सर्व गोष्टींमुळे आपल्याला होतात. मग खरंच आपल्याला हे जर 30 ते 40% जे काही लॉस होत आहेत तर ते आपण कमी करू शकतो का, याचं जर उत्तर आपण विचारलं तर यस, आपण ते करू शकतो. परंतु आपण ते कुठल्या पद्धतीने करू शकतो आणि सस्टेनेबल वेनं आपण कसं करू शकतो, जेणेकरून आपल्याला उत्पादन देखील वाढलं पाहिजे, आपला उत्पादन खर्च देखील कमी झाला पाहिजे आणि ओव्हरऑल आपली प्रॉफिटेबिलिटी जी आहे ती वाढली पाहिजे. पण याच्यासाठी हा इतका मोठा स्कोप आपल्याला आहे, म्हणजे पेस्टिसाइड यूज करण्यासाठी हा इतका सारा स्कोप आहे की ज्यामध्ये आपण आपलं प्रॉफिटेबिलिटी किंवा आपलं उत्पन्न, एकंदर उत्पन्न वाढवू शकतो. मग आपण जे पहिला प्रश्न होता की खरंच पेस्टिसाइडचा यूज करण्याची गरज आहे का आणि कशासाठी आहे किंवा केव्हा करायला पाहिजे, तर आपल्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं की आपण हे करत असताना आपलं नुकसान टाळण्यासाठी ह्याचा योग्य तऱ्हेनं आणि योग्य वेळी वापर केला पाहिजे. तर मग बायर सारखे जे काही रिस्पॉन्सिबल कंपनीज आहेत, ह्या नेहमी आपल्या शेतकऱ्यांना अवेअरनेस क्रिएट करत असतात की आपले हे प्रोडक्ट्स कुठल्या स्टेजमध्ये वापरले पाहिजेत आणि कुठल्या डोस मध्ये वापरले पाहिजेत आणि त्याचा एकंदर आपल्या पिकांवरती नुकसान होण्यापूर्वी आपण आपल्या पिकाचं नुकसान होण्यापूर्वी कसं आपण वाचवू शकतो आणि उत्पादन एकंदर वाढवू शकू. सो मी तत्पूर्वी एक आपल्याला एक छानशी पीपीटी शेअर करू इच्छितो की ज्यामध्ये आपल्याला समजेल की सेफ यूज करताना नेमक्या कुठल्या गोष्टींची नेमक्या कुठल्या गोष्टी आपण पाळल्या पाहिजेत, आणि त्या जर आपण पाळल्या तर डेफिनेटली आपल्याला खूप काही चांगला, काय म्हणू आपण त्याला, फायदा होईल आणि जे नुकसान होत आहे पिकांचं आणि वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांचं तर ते देखील होणार नाही. आणि मला वाटतं हा एक बर्निंग इश्यू किंवा सध्याचा जो बर्निंग इश्यू आहे हाच मला वाटतं आहे की आपण योग्य प्रकारे याचा वापर कशा पद्धतीने करू शकतो. सो पीपीटी शेअर करत होतो. विनाजी होत नाहीये का? दिसते का पीपीटी? यस सर, कंटिन्यू. या गण. ओके ओके.
तर जर आपण बघितलं की प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप म्हणजे खरंच उत्पादन जे आपण वापरतो त्याची कशा पद्धतीने आपण वापर करायला पाहिजे, तर त्याच्यामध्ये मुख्यत्वे करून जर बघितलं तर आपली बायर क्रॉप सायन्स हे जे काही उत्पादन आपल्याला देते हे खूप संशोधन करून आणि त्याच्यानंतरच आपल्याला ती आपल्यापर्यंत पोहोचवते. त्याची एक प्रक्रिया असते आणि त्यानंतर गाईडलाईन्स पण आपले असतात की आपण हे साठवणूक कशा पद्धतीने आपल्या गोडाऊन्स मध्ये करतो आणि फायनली जेव्हा ते प्रोडक्ट आपल्यापर्यंत पोहोचतं त्यावेळेला आपण त्याचा वापर एकात्मिकपणे म्हणजे काही प्रमाणामध्ये मेकॅनिकल काही मेजर्स असतील, काही प्रमाणामध्ये बायोलॉजिक्स असतील आणि आपण पेस्टिसाइडचा वापर करून एकात्मिक पद्धतीने आपण पिकांचं संरक्षण कशा पद्धतीने करू शकतो. त्यानंतर ह्याचा उपयोग करताना कुठल्या काळजी घेतल्या पाहिजेत. आपण हे तर बघताय की जी काही अतिशय घातक औषधं असतात आणि जर संपर्क आपण त्याचा कमी प्रमाणात ठेवला म्हणजेच त्याचा काय धोका काय होतो, कमी होतो. आणि जी कमी घातक औषधं आहेत जास्त प्रमाणात जरी त्याचा संपर्क आला तर डेफिनेटली त्याचा जो धोका आहे तो पण आपल्याला जास्त होण्याची संभावना असते. सो ह्याच्यातनं इन शॉर्ट काय आहे की कुठलंही औषध आपण जर घेतलं बाजारामध्ये तर ते 4 विभाग किंवा 4 वर्गीकरण त्याचं 4 आपण ह्याच्यामध्ये करतो. अत्यंत घातक असं औषध ज्याचं की लाल असा ट्रायंगल असतो, फार घातक औषध असतं ज्याचा की पिवळा ट्रायंगल असतो आणि मध्यम घातक ज्याला आपण म्हणू या औषधांचा निळ्या प्रकारचा ट्रायंगल असतो आणि जे थोडेसे घातक असतात आणि हे खऱ्या अर्थाने आपण म्हणू की निळे आणि जे काही हिरव्या ट्रायंगल असतात या औषधांमध्ये काही प्रमाणामध्ये थोडासा घातकपणा जो आहे तो कमी असतो. आता हा घातकपणा कमी कशाला असतो? बऱ्याच शेतकऱ्यांची एक धारणा असते की घातक कमी आहे म्हणजे हे किडींवरती किंवा रोगांवरती हे कमी काम करेल. परंतु शेतकरी बांधवांनो असं गैरसमज आपला व्हायला नाही पाहिजे. कारण ही जी काही औषधं आहेत किंवा ग्रीन ट्रायंगलची जी औषधं आहेत, निळ्या ट्रायंगलची जी औषधं आहेत ही वापरणाऱ्या लोकांसाठी म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी म्हणा किंवा स्प्रेइंग करणाऱ्या माणसांसाठी म्हणा किंवा जे आपण फूडवरती किंवा ज्या झाडांवरती आपण हे क्रॉप वरती औषधं फवारतो त्यातून जे काही यील्ड येणार आहे, हार्वेस्ट आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी ही सेफ अशी औषधं आहेत आणि त्यामुळे अशा औषधांचा वापर हा वाढला पाहिजे आणि लाल औषध किंवा रेड ट्रायंगलची जी औषधं आहेत अशा औषधांचा वापर डेफिनेटली आपण आता गव्हर्नमेंटने सुद्धा त्याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन्स आणलेले आहेत. सो पुढे जर आपण बघू की ह्या औषधांचा आपण इनटेक किंवा शरीरामध्ये नाकातोंडामधून आपल्या किंवा खाण्यामधून ही औषधं पोटामध्ये जातात. सो हे सगळं करत असताना आपण स्प्रेइंग करताना पूर्णपणे आपलं अंग झाकून स्प्रेइंग केलं पाहिजे. त्यानंतर जे काही आपली त्वचा आहे त्याच्याशी कमीत कमी संपर्क कसा येईल औषधांचा हे आपण बघितलं पाहिजे. परंतु हे सगळं करत असताना आम्ही शेतकऱ्यांशी जेव्हा हितगुज करतो त्यावेळेला या गोष्टींकडे शेतकऱ्यांचं थोडस लक्ष वेधण्याची गरज आहे आणि मला वाटतं ते एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी म्हणून आपण सगळ्यांना अपील करतोय की कुठलंही पेस्टिसाइड वापरताना सर्वप्रथम जे काही सेफ्टी मेजर्स आपण सांगतोय तर ते करणं गरजेचं आहे. मग अशा सेफ्टी मेजर्स मध्ये काय काय केलं पाहिजे? हाताळणी करताना नेहमी काळजी घ्यायची आहे जी आता सांगितली तुम्हाला. उत्पादनाच्या लेबलवर लिहिलेल्या ज्या सूचना आहेत त्यांना पाळायला पाहिजे. त्यानंतर जे काही संरक्षक कपडे आहेत ज्याला आपण सेफ्टी किट म्हणतो, पीपी किट म्हणतो, हे घालून किंवा डोळ्याला चष्मा घालून आणि हातांवरती ग्लोव्ज आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा अवलंब करून आपण स्प्रे केले पाहिजेत आणि पेस्टिसाइडला हाताळलं पाहिजे. तर आणि मला वाटतं हे बेसिक गोष्टी आहेत ज्या आपण परंतु ह्याच शेतकऱ्यांकडनं नेमक्या कधी कधी पाळल्या जात नाहीत. परंतु मी सगळ्यांना विनंती करेन सर्व शेतकरी बांधवांना की ह्या गोष्टीकडं डेफिनेटली चांगल्या पद्धतीनं आपण लक्ष दिलं पाहिजे. आपले कामगार असतील, लेबर्स असतील, त्यांची आपण काळजी डेफिनेटली घेतली पाहिजे. आणि असा पण अनुभव आहे खूप सगळे शेतकरी जे आहेत ते ही काळजी घेत पण आहेत, परंतु जे शेतकरी घेत नाहीयेत अशा शेतकऱ्यांसाठी डेफिनेटली हा एक मेसेज खूप चांगला राहील. त्यानंतर समजा काही प्रमाणामध्ये धोका जर संभवला तर अशा वेळेला काय केलं पाहिजे प्रथमोपचार? तर डेफिनेटली अशा वेळेला
आपल्याला जवळच्या आपल्या दुकानदाराशी म्हणा किंवा कंपनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधला पाहिजे आणि दवाखान्यामध्ये आपण गेलं पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने तर सुदैवाने अशा पद्धतीची औषधं आता फारशी आपल्या बाजारामध्ये राहिलेली नाहीयेत. त्यामुळे जी सेफ औषधं आहेत अशाच औषधांचा वापर बायर क्रॉप सायन्स अशाच वापर औषधांचा करायला सांगते आहे आणि मला वाटतं स्वतः पण पुरवठा अशाच औषधांचा करते आहे. सो याच्यामध्ये अजून जर आपल्याला अधिक माहिती जर हवी असेल तर आमचा टोल फ्री नंबर आहे, तो जर आपल्या सगळ्यांनी लिहून घेतला तर मला वाटतं आपल्याला त्याची खूप हेल्प होईल. 1800-200-6321 हा टोल फ्री नंबर आहे. यावरती आपण बायर क्रॉप सायन्स असेल किंवा या सेफ युसेजच्या संदर्भामध्ये कुठलीही रिक्वेस्ट आपण दर्ज करू शकता किंवा विचारू शकता. आता जाता जाता फक्त एवढंच सांगेन, हॅलो. हा बोला सर, बोला. येतोय सर आवाज, बोला सर. ओके फाईन. सो जसं की आता मी तुम्हाला सांगितलं की बायर क्रॉप सायन्स एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी आहे की जी आपल्या शेतकऱ्यांसमवेत मागच्या 150 वर्षापासून कार्यरत आहे. आणि जर आपण बायरचं जर मिशन पाहिलं तर आहे की हेल्थ फॉर ऑल अँड हंगर फॉर नन. म्हणजे याचा मराठीमध्ये आपण म्हणू सर्वांना चांगलं आरोग्य देणं आणि जगामधली जी काही भूकमारी आहे तर ती हटवणं किंवा कोणीही भुकेनं राहिलं नाही पाहिजे, असं हे मिशन घेऊन आम्ही पुढे जात आहोत. आणि मला वाटतं या मिशन मध्ये करोडो शेतकरी आपल्या बरोबर ऑलरेडी आहेत आणि अशा सर्व शेतकऱ्यांबरोबर जसं सरांनी सांगितलं की बायर क्रॉप सायन्स नेहमीच आपल्याला नवीन टेक्नॉलॉजी देण्यामध्ये अग्रेसर आहे. आणि अशा अग्रेसर टेक्नॉलॉजी थोडक्यामध्ये आपण सांगितलं तर थोडक्यामध्ये जर सांगायचं झालं तर मी 3 इश्यूंवर बोलेन जे की आता सरांनी मेन्शन केलं की सर्वप्रथम आपल्याला जे काही कुठल्याही पिकाची आपल्या सुरुवात जी आहे ती बियाण्यापासून होते आणि बियाण्याची हेल्थ किंवा हेल्दी बियाणं असणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि मग आपलं हेल्दी बियाणं किंवा आपलं जे काही जर ठेवायचं असेल तर आपण काय करायला पाहिजे. आता आपण जर इश्यूज बघितले पेस्टिसाइड मधले तर बऱ्याचदा शेतकरी काय करतात की कुठल्याही बियाण्याची बीज प्रक्रिया न करता जर आपण बियाणं लावलं तर त्याच बियाणांवरती 20 दिवसानंतर जर रोग आणि कीड आली तर त्याच्यावरती आपल्याला खूप जास्त मात्रा जी आहे ती औषधाची फवारावी लागते. आणि तेच जर आपल्याला सुरुवातीच्या 30 दिवसापर्यंत जर पीक आपलं संरक्षित ठेवायचं असेल तर बीज प्रक्रिया करणं हे तितकंच महत्वाचं आहे. आणि आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण पण आहे की शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी. म्हणजे जर शुद्ध आणि चांगलं बियाणं जर असेल तर डेफिनेटली आपलं जे पीक येणार आहे तर ते पीक पण खूप चांगलं येणार आहे. आणि त्या पिकाला जर सदृढ ठेवायचं असेल, हेल्दी ठेवायचं असेल तर बीज प्रक्रिया केली पाहिजे. आणि मी फक्त एवढंच सांगेन, आज प्रोडक्ट प्रेझेंटेशन आपण देणार नाही परंतु बीज प्रक्रिया ही केली पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी बायर क्रॉप सायन्सनं मागच्या वर्षी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जे आहे ते आपल्या शेतकऱ्यांना दिलेलं आहे. आणि जर सोयाबीनची आपलं जर मागच्या वर्षी बघितलं असेल तर किती मोठ्या प्रमाणामध्ये सोयाबीनचं पीक जे आहे ते जर्मिनेशनचे इश्यूज आपल्याला दिसले. जास्त पाऊस झाल्यामुळे किंवा सॉइल बॉर्न डिसीजेस ज्याला आपण मातीपासून किंवा तयार होणारे जे रोग आहेत हे रोग बियाला उगवताच लागतात. आणि मग अशा सगळ्या रोगांचं जर आपल्याला उच्चाटन करायचं असेल तर बीज प्रक्रिया महत्वाची आहे. आणि त्याच्यासाठी मी शेतकऱ्यांना लिहून सांगेन की या सगळ्यांपासून जर समाधान मिळवायचं असेल, समजा आता सध्या आपल्याकडे हरभऱ्याची लागवड होते आहे, हरभऱ्यामध्ये मर रोगाचा जो प्रादुर्भाव आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो आणि सोयाबीन मध्ये मर रोगाचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो. त्यानंतर जी काही भाजीपाला वर्गीय पिके आहेत अशा पिकांमध्ये देखील मर रोग हा मोठ्या प्रमाणावरती होतो. आणि या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपल्या बायर क्रॉप सायन्स मागच्या वर्षी एव्हरगोल एक्सटेंड नावाचं जे काही आपल्याला बीज प्रक्रियासाठी औषध दिलेलं आहे, मला वाटतं हे खूप उत्कृष्ट असं औषध आहे की जे आपल्याला बियाणापासून किंवा मातीपासून येणारे जे काही रोग आहेत बियाणं लागतात त्या सगळ्यांपासून वाचवू शकतं. एव्हरगोल एक्सटेंड 1 किलो बियाण्याला फक्त 1 मिली लागतं. म्हणजे इतक्या सगळ्या 1 एकरच्या बियाण्याला किंवा 1 एकर मध्ये फक्त 40 मिली औषध हे जे आहे ते काम करतं आणि मला वाटतं आपलं उत्पादन वाढवण्यामध्ये खूप मदत करेल. तर तसंच दुसरा इश्यू मी सांगेन
की जसं नेमॅटोड सरांनी सांगितलं, आज आपण कुठलंही पीक जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये नेमॅटोड हा 100% आपल्या पिकांवरती हा प्रादुर्भाव करतो. आपण जर उपटले कुठल्याही पिकांची जर मुळ्या उपटल्या, म्हणजे हरभरा आणि सोयाबीन ही अशी जी काही लेग्युमिनस पिकं आहेत हे सोडून बाकीच्या पिकांवरती ज्या काही गाठी आपल्याला मुळांवरती दिसतात, त्या गाठींमुळं काय होतं की जे काही अन्नद्रव्य शोषण्याचं काम आहे, अन्नद्रव्य घेण्याचं जे काम आहे ते मुळांकडनं होत नाही, केलं जात नाही. आणि मग सदैव दुर्दैवाने काय होतं की झाड हे रोग आणि किडींना बळी पडतं आणि त्या वर्षी मग आपल्याला उत्पादन चांगल्या पद्धतीनं घेता येत नाही. त्यामुळे आता जर आपण असं बघितलं महाराष्ट्रामध्ये तर कुठली मुख्य पिके आहेत की ज्यामध्ये नेमॅटोडचा खूप मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव आहे, तर त्यामध्ये आपल्याला मुख्यत्वे करून टोमॅटो जे टोमॅटोचं पीक आहे, मिरचीचं पीक आहे, त्यानंतर डाळिंबाचं पीक आहे, त्यानंतर इतर जे काही कुकुरबिट्स ज्याला आपण म्हणतो, कलिंगड, खरबूज असेल किंवा भेंडी असेल, अशा मला वाटतं खूप सर्व पिकांमध्ये नेमॅटोडचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रादुर्भाव आहे. पण शेतकऱ्यांमध्ये ह्याबद्दलचा अवेअरनेस किंवा माहितीचा खूप अभाव आहे. आम्ही बघतोय की शेतकऱ्यांना मुळा उपटून दाखवल्यानंतर लक्षात येतं की अरे किती मोठं नुकसान किंवा किती मोठं माझं नुकसान ह्या पिकांमध्ये होऊ शकतं नेमॅटोडच्या गाठींमुळे किंवा नेमॅटोडमुळे. मग ह्याच्यासाठी देखील एक क्रांतिकारी बायर क्रॉप सायन्सनं मागच्या वर्षी प्रोडक्ट आपल्याला दिलं शेतकऱ्यांना, आणि मला वाटतं खूप रिसर्च नंतर पहिलं वर्ल्ड मधलं हे नेमॅटिसाइड आपल्याला दिलेलं आहे आणि त्याचं नाव आहे वेलम प्राईम. सो वेलम प्राईम 500 मिली प्रति एकर प्रमाणे आपण ह्याचा वापर सुरुवातीच्या दिवसामध्ये म्हणजे लागवड झाल्यापासून 10 ते 15 दिवसाच्या आत आपण ह्याचा वापर केला पाहिजे. म्हणजे नेमॅटोड पिकांना लागण्यापूर्वी आपण हा वापर जर केला तर मला वाटतं खूप चांगलं आपल्याला नेमॅटोड पासूनचं संरक्षण आपल्या पिकाचं होऊ शकेल. तर मी सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करेन की अशा पिकांमध्ये, ज्या पिकांमध्ये नेमॅटोडचा प्रादुर्भाव आहे, अशा पिकांमध्ये 500 मिली प्रति एकर याप्रमाणे आपण त्याचा वापर सुरुवातीच्या दिवसामध्ये, म्हणजे समजा काही जी पिकं आहेत ती ट्रान्सप्लांटिंग करतो आपण, म्हणजे पुनर्लागवड करतो, तर पुनर्लागवड केल्यानंतर 10 ते 15 दिवसाच्या आत आपल्याला हे औषध जे आहे हे ड्रेंचिंग करायचं आहे, मुळांना टाकायचं आहे, जेणेकरून ते मुळांपर्यंत पोहोचेल आणि ती जी काही माती आहे ती नेमॅटोड फ्री माती राहील आणि म्हणजे आपल्या मुळा पण नेमॅटोड फ्री राहतील आणि आपल्याला संभाव्य उत्पादन जे आहे ते घेता येईल. तो मी आता थोडस तिसऱ्या मुद्द्याकडे वळेन. तिसरा जो सगळ्यात नुकसान होण्याचं जे काही कारण आहे, मला वाटतं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, आणि मला वाटतं मी आता फक्त 2 मिनिट घेईल याच्यावरती. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस म्हणजे आपण उत्पादन काढलं, आपल्याला आता मंडीपर्यंत जायचं आहे. अशा वेळेला काय होतं, समजा आपलं टोमॅटोचं पीक असेल किंवा द्राक्षाचं पीक असेल, जाता जाताच काय होतं की निम्मी अर्धी जी फळं आहेत तर ती एकतर द्राक्षाचे घड आपण समजा इथून बेंगलोरला पाठवले किंवा इथून आपण कलकत्त्याला पाठवले, तर जाता जाताच ह्यातले बरेचसे द्राक्ष जे आहेत ते घडापासून गळून खाली पडतात आणि त्यामुळे जी काही मार्केटेबल प्राइस आहे ती फळ घेतल्यानंतर, विकत घेतल्यानंतर मला वाटतं कमी होते. त्यानंतर जर टोमॅटोमध्ये जर बघितलं आपण तर टोमॅटो 4 ते 5 दिवसानंतर, 7 दिवसानंतर कमकुवत व्हायला लागतो किंवा सुरकुत्या पडायला लागतात. अशा वेळेला देखील टोमॅटोची जी काही क्वालिटी आहे ती कमी होते. त्यानंतर बाकी पिकांमध्ये जर बघितलं आपण, आंबा पीक आहे, आंब्याच्या पिकामध्ये जर बघितलं आपण की किपिंग क्वालिटी जी आहे ती जर चांगली नसेल तर लगेच आंबा देखील खराब होतो. त्यानंतर आपण पुन्हा येऊया, बऱ्याचशा शेतकऱ्यामध्ये, आता मी पुण्याहून बोलतोय, पुण्याच्या आसपासमध्ये किंवा नगरमध्ये, नाशिकमध्ये जो काही कांदा होतो, हा कांदा बरेचसे शेतकरी साठवून ठेवतात आणि साठवून ठेवल्यानंतर त्याला काही दिवसानंतर ओलावा जर असेल आणि आपण वाळवून जरी ठेवला तरी जो आपण चाळीमध्ये कांदा साठवतो अशा कांद्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं. कारण आपण त्याला 3 महिने 4 महिने आपण त्या चाळीमध्ये तो कांदा ठेवतो आणि 4 महिन्यानंतर बघितलं तर लक्षात येतं की ह्याला काळी काजळी लागलेली आहे. म्हणजेच काय की जी काही बुरशी आहे ती मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला कांद्यामध्ये देखील लागलेली दिसते. मग हे जर सगळं आपल्याला जर थांबवायचं असेल तर ह्याच्यावरती काही उपाय आहे का? मला वाटतं हा प्रश्न शेतकऱ्यांना बऱ्याचदा पडतो, परंतु माहितीच्या अभावामुळे आपण त्याच्यावरती उपाय करू शकत नाही. तर येस, ह्याचं उत्तर येस किंवा आहे. आणि तर मग ते काय आहे, तर ह्याच्यासाठी देखील बायर क्रॉप सायन्सनं मागच्या 4 वर्षापूर्वी एक क्रांतिकारी जे उत्पाद आहे ते लॉन्च केलं आणि यामुळे आपण बरचसं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जे आहेत ते कमी करू शकतो. त्या उत्पादनाचं नाव आहे लुना एक्सपिरियन्स. तर लुना एक्सपिरियन्सचा वापर जर आपण चालू पिकामध्ये जर केला
तर काढणी पश्चात ज्याला आपण लेटंट डिसीजेस म्हणतो. गणपतराव पाटील. हा सर. हा सर. 2 मिनिटं आहेत फक्त, 2 मिनिटं. हो हो हो. त्याच्यानंतरही आहेत लोक. राईट राईट राईट. सो लास्टली सांगेन की जे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आहेत ते जर आपल्याला कमी करायचे असेल प्रत्येक पिकामध्ये, तर जेव्हा पीक आपलं फ्लॉवरिंग टू फ्रूट डेव्हलपमेंट स्टेज मध्ये जर आपण लुना एक्सपिरियन्सचा वापर केला तर आपल्याला पोस्ट हार्वेस्ट किंवा काढणी पश्चात रोग देखील कमी करता येतील. आणि 200 मिली प्रति एकर असा त्याचा डोस आहे, म्हणजे 1 लिटर पाण्याला 1 मिलीचा डोस आहे. आणि मला वाटतं आजच्या या चर्चासत्रामध्ये हे 3 मुद्दे घेतले. आणि चौथ्या मुद्द्याला ओझरता हात घालतो फक्त व्हायरस मॅनेजमेंट. तर व्हायरस मॅनेजमेंट मध्ये शेतकऱ्यांना एकच सांगेन की कुठल्याही व्हायरस वरती हमखास असं कुठलं औषध नाहीये, परंतु व्हायरस पसरवणाऱ्या ज्या किडी आहेत या रसशोषक किडींचं आपण चांगल्या पद्धतीने नियंत्रण केलं पाहिजे. त्याच्याकडे बायरकडे व्हायरस मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी आहे आणि मला वाटतं त्याच्यामध्ये आपण नंतर ज्या ज्या आपल्या आपल्या परिसरामध्ये आपण ते कॉन्टॅक्ट करून विचारू शकता. तर मी एवढंच सांगून समावेश बोलण्याची संधी दिली. आणि मला वाटतं स्कोप भरपूर आहे आपल्याला उत्पादन वाढवण्यासाठी, शेतकऱ्यांचं उत्पादन डबल करण्यासाठी. आणि काही इश्यूजही आहेत जे की आता मी तुम्हाला सांगितले. आणि यानंतर आपल्या या येणाऱ्या खरीप सीझनसाठी आणि रब्बी सीझनच्या हार्वेस्टसाठी, चांगल्या हार्वेस्टसाठी आणि खरीप सीझनसाठी आपल्याला बायर क्रॉप सायन्स परिवाराकडून आणि सर्व शेतकरी बांधवांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्यांना हे विशेष देऊन आज आपण इथं थांबतोय. सो धन्यवाद. थँक्यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. इसके बाद मैं मिस संदीपा कानिटकर, चेयरमैन कैन बायोसिस, इनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अगला सेशन लें बायोपेस्टिसाइड पे. कानिटकर मैडम. हाँ नमस्कार. हेलो. नमस्कार मैम. या आप जरा शेयर करेंगे आपका स्क्रीन. यस मैम. है करण. हेलो करण. हेलो करण, आवाज आ रही है मेरी? करण. मैम प्लीज शेयर. हाँ प्रेजेंटेशन शेयर कर दिए यहाँ पे. नहीं प्रेजेंटेशन. हाँ हाँ सर. हाँ करण. मैम सर है उनके पास परमिशन दिया हुआ है. दिया है ना. हाँ ओके थैंक यू. दिसतंय का सगळ्यांना? आवाज येतोय नीट? आवाज येतो. येस वी कैन हियर यू. येतोय मॅडम, येतोय क्लिअर येतोय. ओके. सो नमस्कार, मी संदीपा कानेटकर. हिंदी और मराठी विच इज बेटर? हिंदी में बात करिए मैडम. ओके. तो जैसा मुझे आएगा वैसे बात मराठी मिक्स कर दीजिए. ओके फाइन. सो सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार. और आज मुझे जो टॉपिक अभी दिया गया है वो बायोपेस्टिसाइड स्कोप इन इंडिया है. जैसा आपको मालूम है कि मेरी कंपनी कैन बायोसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये द माइक्रोबियल कंपनी है जो जीवाणु के ऊपर काम करती है. तो हम भारत में 9 राज्यों में काम करते हैं. और आनंद मुझे अभी यही हुआ है कि परसों ही हमें भारत सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए का पहला पारितोषिक मिला है, जो हम पंजाब हरियाणा में जो स्ट्रॉ बर्निंग होती है उसके ऊपर हमने टेक्नोलॉजी जो निकाली है 5 बरस संशोधन करके. सो ये मुझे आनंद होता है आप सभी को शेयर करने में. जो आपने जो देखा कि हम पेस्टिसाइड के बारे में अभी बोल रहे हैं, तो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन सभी जगहों पे ऐसे बोला जाता है कि पेस्टिसाइड तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है. और केमिकल पेस्टिसाइड जो कंपनियां हैं उन्होंने भारत में बहुत ही अच्छा काम किया है. क्योंकि अब जैसा आप जानते हैं कि जब अभी कंजम्पशन तो हमारे यहाँ कम है, मगर जो भी कंजम्पशन हमारे यहाँ है उससे बहुत सारी डिसीजेस और पेस्ट का कंट्रोल हुआ है और हमारा उत्पाद जो है वो बढ़ा है. अभी उत्पाद बढ़ने के बारे में अगर हमने देखें तो एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम जो आता है वो अभी बहुत जगह पे हमें ऐसे दिखाई देता है कि हमारी यील्ड्स तो बढ़ नहीं रहे हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही है. और जो इसका मेन जो कारण है जो है कि इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. जो आप बीज उपयोग करते हैं उस बीज की आपको ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए.
जो आप पेस्टिसाइड्स उपयोग करते हैं उसकी भी आपको एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। फर्टिलाइजर के बारे में भी यही है। और जब सबसे जो अहम बात है वो सॉइल हेल्थ को के यहाँ आके रुकती है। तो सॉइल हेल्थ, पेस्टिसाइड यूज एफिशिएंसी और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, ये हम कैसे बढ़ाएंगे ये आगे हम प्रेजेंटेशन में अभी देखेंगे। अभी जो आपने अभी देखा कि जो चैलेंजेस जो एग्रीकल्चर पे ऊपर है, वो एक पहला चैलेंज जो मैं यहाँ पे अभी बोलूंगी वो फेजिंग आउट ऑफ पेस्टिसाइड्स ये है। अभी आप सभी जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो जितने उपयोगी है, मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि उसकी टॉक्सिसिटी लेवल्स कई बार बढ़ने के वजह से उसको फेज आउट करने की जरूरत आ पड़ती है। और पेस्टिसाइड संशोधन जो है, केमिकल पेस्टिसाइड संशोधन, उसमें कोई चैलेंजेस है, क्योंकि जैसा अभी गणपत पाटिल जी ने बोला या पहले जो उनके पहले जो थे वो गौरव कटियाल ने बोला कि एक पेस्टिसाइड जब बाजार में आता है तो करोड़ों रुपए उसके रिसर्च के ऊपर लगते हैं, और वो अभी जो लगते हैं वो अभी आने की जो टाइम लिमिट है वो भी धीमी धीमी होती जा रही है। तो रिसर्च जो अभी चल रहा है वो ज्यादा रिसर्च किस पे चल रहा है, अगर हम देखें तो वो माइक्रोबियल सेक्टर में ज्यादा रिसर्च चल रहा है। तो हमारी कंपनी भी ऐसी रिसर्च में लगी हुई है। पिछले 15 वर्षों में हमने 30,000 जो माइक्रोब्स है वो उसके स्ट्रेन्स और कल्चर आइसोलेट्स की हमारे पास भारत में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और उसमें से अभी हमने सिर्फ 16 प्रोडक्ट्स निकाले हैं किसान भाइयों के लिए। और मुझे आपको बताने में बहुत ही आनंद होता है कि जैसा केमिकल पेस्टिसाइड्स का रजिस्ट्रेशन होता है CIB या सेंट्रल इंसेक्टिसाइड ब्यूरो में, वैसा ही हमारे बायोपेस्टिसाइड्स जो है, वो जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स है उसका भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और जो कुछ काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो अभी बहुत जगह पे बताया गया उसके ऊपर बहुत ही निगरानी रखनी पड़ेगी। और जो प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड है, जिस लेबल के लिए वो उपयोग में लाने की जरूरत है, वही हमें यूटिलाइज करने चाहिए। और अच्छी कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी है उसी पे आपको ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। और उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो जो है वो पेस्टिसाइड्स में, अपने डॉक्टर मुजुमदार ने जैसे बोला कि 1 अगर आप रुपए खर्चा करो तो आपको 10 रुपए मिल सकते हैं। तो ये सब आपको सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे ही मिल सकते हैं। तो माइक्रोब्स जो हम काम कर रहे हैं, ये हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और प्लांट डिसीज मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। अभी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो हम काम कर रहे हैं वो हम बायो फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से काम कर रहे हैं। अभी भारत में ये हमारी पहली कंपनी है जिसको लिक्विड बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए पेटेंट मिला है। और सिर्फ लिक्विड बायो फर्टिलाइजर जो है, जो भारत में ही नहीं 5 देशों में भी रजिस्टर्ड अभी हो चुके हैं। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अब अपना मैंने अभी पहले बोला कि जो हमारे पास कार्बन है, हमारी इकोनॉमी सब कार्बन पे डिपेंडेंट है। और अगर हम कार्बन को जला देते हैं या कार्बन का उपयोग सही तरह से सॉइल के हेल्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करते तो हमारी सॉइल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सो सस्टेनेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। सो सॉइल हेल्थ के लिए अपने कार्बन का उपयोग में अभी हमारी कंपनी काम कर रही है। जो पहला हमने काम जो उपयोग में लाया है वो स्ट्रॉ बर्निंग में हमने बहुत अच्छा काम किया है। और उसके ऊपर भारत सरकार ने हमें $1 मिलियन का एक सॉफ्ट लोन दिया है। उसके वजह से हम एक अच्छा प्रोडक्ट जिसको हम स्पीड कंपोस्ट बोलते हैं वो उपयोग में अभी ला रहे हैं। अभी वो सिर्फ राइस टबल में नहीं, मगर शुगर केन के लिए, कॉटन के लिए या सोयाबीन के लिए, सभी पे जो आप बेसल डोज यूटिलाइज करते हो फर्टिलाइजर का, उसी के साथ हम अभी स्पीड कंपोस्ट जैसा हमारा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल में अभी ला रहे हैं। अभी जो एक बड़ा है वो प्लांट डिसीज मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कंसेप्ट है जो हम अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो अभी सभी अगर लोग सोचते होंगे कि अब जीवाणु के बारे में ये बोल रही है तो सिर्फ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बोल रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या सस्टेनेबल फार्मिंग हो, सभी जगह पे जीवाणु के उपयोग अभी नजर आ रहे हैं। और ये जो उपयोग है इसका मार्केट अभी दिन ब दिन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अभी अगर भारत में आप देखो तो उसका मार्केट 2000 करोड़ के ज्यादा अभी ये हो रहा है।
बिकॉज पेस्टिसाइड जो है वो बायोपेस्टिसाइड सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड्स के अगर आप परसेंटेजेस देखो तो 4% ही अभी यूटिलाइजेशन है, मगर उसका उपयोग वो जो ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में जस्ट कैगार बोलते हैं, वो अभी 10 से 15% के ऊपर अभी चल रहा है। तो इसका कारण अब अगर आप सोचें तो कारण ऐसे बहुत हैं जो कारण मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी मैंने ऐसा कोई स्लाइड्स ऐसे ली हैं कि जिस जिस स्लाइड से आपको ऐसा पता चले कि कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं कि जो हम उपयोग में अभी ला रहे हैं। तो ऐसा है कि आप अगर पेस्टिसाइड कंजम्पशन देखो तो पेस्टिसाइड कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा राइस में होता है या कॉटन में होता है। अब राइस में अब कॉटन में जो होता है वो मैक्सिमम बोलवर्म कॉम्प्लेक्स के लिए ज्यादा होता है या सकिंग पेस्ट के लिए भी होता है। तो अगर आप देखो तो क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स अगर आप अच्छी तरह से अगर यूज नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहमियत रखता है कॉटन पेस्ट मैनेजमेंट में। तो इसमें अगर हमने ऐसा देखा है कि बवेरिया बेसियाना जैसे एक जीवाणु है जिसके इस्तेमाल से हम पिंक बोलवर्म या अभी आप कोई बोल रहा था फॉल आर्मी वर्म, इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। मगर जरूरी ऐसा है कि ये सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। अभी हमने यहाँ पे 600 डेमोज लिए हैं महाराष्ट्र में और गुजरात में और नीचे कर्नाटका में भी। तो इसमें हमें दिखाई दिया और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट में भी अभी ये प्रोडक्ट गया है। तो हमें 70 से 85% तक का कंट्रोल मिला है। अभी ये जो हमने वो इस साल के समझ में आने के लिए हमने इसका प्रोटोकॉल बनाया है कि प्रोफाइलेटिक स्प्रे से शुरू करके हम आगे जैसा क्रॉप बढ़ता जाएगा वैसे हम ब्रिगेड बी जो नाम का हमारा प्रोडक्ट है उसका हम इस्तेमाल हम बोलते हैं। तो ब्रिगेड बी जो है वो हम आप 5 ग्राम पर लीटर के उपयोग से आप कॉटन में हर एक अमावस्या के दिन आप अपने मन में ऐसा रखना चाहिए आपको कि हर एक अमावस्या के दिन आप ब्रिगेड बी जो है वो यूज करना चाहिए। अभी ब्रिगेड बी से होता क्या है, ब्रिगेड बी से ऐसा होता है कि जो ब्रबेरिया बसियाना नाम का जीवाणु जो है वो एक सेकंड बवेरिया बैसियाना नाम का जीवाणु है। मैं थोड़ा सा दूसरा प्रेजेंटेशन में भी जाऊंगी जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। I don't think so it is available. Okay, so इससे आपको ऐसा होता है कि ये फफूंद जो होते हैं बवेरिया बैसियाना नाम की एक फंगस है, उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो जब आप स्प्रे करते हो तो वो इंसेक्ट के शरीर पर चिपक जाते हैं और उससे जो उसका जो हाइफा दिखता है वो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर जाता है और उसको डिसीज होता है, माइकोसिस होता है। और इस डिसीज से वो जो आप राइट हैंड पे दिखाई दे रहे हैं कि व्हाइट उसको मुस्कार्डिन डिसीज होता है। और ये डिसीज जो है वो उससे आगे और स्पोर्स निकलते हैं और ऐसा एपिडेमिक हो जाता है। आपको कोविड के बारे में मालूम है कि कोविड हम एक ऐसा यूटिलाइज करते हैं जो उसको हम मास्क बोलते हैं कि उसके जर्म्स हमारे नोज के अंदर नहीं जाए। तो ये एपिडेमिक जो पैंडेमिक अभी आ रहा है वैसा ही पैंडेमिक जो है वो डिसीज में आता है मगर उससे हमारे ह्यूमन हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वैसा डिसीज अभी ये पिंक बोलवर्म में अभी आता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है पोमोग्रेनेट में। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र के किसानों को मालूम होगा कि ऑयली स्पॉट या आपको जो बोलता है बैक्टीरियल ब्लाइट, इसका प्रॉब्लम बहुत ही है महाराष्ट्र में। तो ये भी हमने ऐसे 2 जीवाणु हैं वो मिक्स करके हम यूटिलाइज करते हैं। ये भी सीआईबी रजिस्टर्ड है। अभी बैसिलस सर्टिलिस नाम का जो प्रोडक्ट है वो जो हम मिलास्टिन नाम में बोलते हैं, उसको भारत सरकार ने अभी हमारे 93 रजिस्ट्रेशन में भी हमें उसको मिला है।
वो हमारा खुद का डेटा जनरेशन करके अभी हम बहुत सी कंपनियों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ लेने में अभी बातचीत उसकी चालू है। तो ये पोमोग्रेनेट में बहुत अच्छी तरह से मिलास्टिन और सोडोमोनास ये मिक्स करके हम यूटिलाइजेशन में अभी ला सकते हैं। तो ये बहुत ही असरदार आपको बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट ये दो जीवाणु के प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, ये बहुत ही दो नोटोरियस डिसीजेस है जिसका ग्रेप में प्रॉब्लम होता है। या और इसमें ऐसा क्या होता है कि नासिक या रीजन है या सांगली रीजन है, 90% ऑफ द ग्रेप्स विच आर एक्सपोर्टेड दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ रेसिड्यूज। सो ये रेसिड्यूज अगर न आए तो हर एक एक्सपोर्ट फार्मर अभी इस दोनों प्रोडक्ट्स का भी यूटिलाइजेशन कर रहा है। और मैं बहुत ही आनंदित महसूस कर रही हूँ कि इसमें बहुत से कंसाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट होने से बच गए हैं। तो ये प्री हार्वेस्ट तक ये यूटिलाइजेशन हो सकता है और ये दोनों के लिए एमआरएल या मिनिमम रेसिड्यू लिमिट नहीं रहती। तो ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है ये वहां पे अभी यूटिलाइजेशन हो रहे हैं। दूसरा जो है वो कैसे होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स, तो जीवाणु तो हमें दिखते नहीं है मगर उसका इफेक्ट कैसे होता है। तो ऐसे ये दो सस्पेंशंस जो है मैंने आपको वहां पे दिखाई है। एक जो है मिलास्टिन, अभी ये मिलास्टिन ये बहुत ही अद्भुत दवाई है। इसमें दो, एक एक्टिवेटर रहता है और एक एक्वियस सस्पेंशन रहता है। तो ये जो है वो मिक्स करके किसान भाइयों को यूटिलाइजेशन में लाना है। और ये सुडोमोनास जो है वो वेटेबल पाउडर में अभी उपलब्ध है। तो ये दोनों मिला के इसका अहम परिणाम ऐसा रहता है कि जब टेम्परेचर हाई रहता है तो बैसिलस सर्टिलिस काम करता है, और वो टेम्परेचर जब लो रहता है तो सुडोमोनास फ्लोरोसेंस काम करता है, बिकॉज उसके यहाँ पे एंटी आइस न्यूक्लिएटिंग जो सब्सटेंसेस है वो उसमें भी रहते हैं। तो ये दोनों चीजें मिला के अभी किसान भाई बहुत से क्रॉप्स में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बिकॉज पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू सिर्फ ग्रेप्स में नहीं तो बहुत से वेजिटेबल्स में भी आता है। तो ये दो फॉर्मुलेशंस अभी यूटिलाइज होते हैं और ये फॉर्मुलेशंस हम ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी ग्रेप सेक्टर में या वेजिटेबल सेक्टर में इसका उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से अभी आ रहा है। अभी हम ऐसा कंपैरेटिव असेसमेंट अभी कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि जो बायोपेस्टिसाइड्स का कंपैरेटिव असेसमेंट, आपको बायोपेस्टिसाइड्स कितने कॉस्ट बेनिफिट है या केमिकल पेस्टिसाइड्स में कितना किसान भाइयों को खर्चा आता है। तो कहने में ऐसा आनंद होता है कि जिस जिस एग्जाम्पल्स पे बायोपेस्टिसाइड्स अभी है, हर एक अभी डिसीज पे बायोपेस्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं है। कोई कोई डिसीज में बायोपेस्टिसाइड्स अवेलेबल है जो अभी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट पेस्ट है, वो अभी पहले बायोपेस्टिसाइड्स आ रहे हैं। तो अभी ग्रेप्स में पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, या अभी कॉटन में वो पिंक बोलवर्म कॉम्प्लेक्स है, या मेस पे अभी फॉल आर्मीवर्म है। तो ये जो है अभी लेबल क्लेम एक्सपेंशन अभी एक्सटेंशन अभी चल रहा है। तो ये यूटिलाइजेशन बहुत ही जगह पे अभी बायोपेस्टिसाइड्स का बढ़ रहा है। दूसरा जो है वो रेसिड्यू के बारे में, बायोपेस्टिसाइड्स बहुत ही क्लीन रहते हैं। उसमें वो मात्रा में एमआरएल और पीएचआई, वो प्री हार्वेस्ट इंटरवल, ये दोनों चीज जो है वो बायोपेस्टिसाइड्स के लिए अहमियत नहीं रखती है। तो इसी किसान भाई जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक जो चीज बायोपेस्टिसाइड्स में इम्पोर्टेंट है, वो अगर आप देखें उसका मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, तो जी ये जो ग्रीन एरियाज है वहां पे मार्केट ज्यादा है। तो ग्रीन एरिया से आपको क्या दिखाई देता है कि यूएस है, कनाडा है या यूरोप है, इसमें ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को बहुत अहमियत दी गई है। तो यहाँ पे इसका प्रसार जो है या इसका यूटिलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो ये यूटिलाइजेशन ज्यादा है इसीलिए यहाँ पे इनका प्रसार भी बहुत ही ज्यादा है। तो मीडियम जो है वो इंडिया, एशिया अभी मीडियम कंडीशंस में अभी आई है, वहां पे भी इसका प्रसार जोर से अभी हो रहा है। और ये जो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका है वहां पे प्रसार जरा कम हो रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्लासेस में ज्यादा प्रसार है बायोपेस्टिसाइड्स का और मासेस में थोड़ा कम है। तो क्लासेस में हमने भी ऐसा देखा कि हम जब मार्केटिंग में बायोपेस्टिसाइड का मार्केटिंग शुरू किया तो पहला जो यूटिलाइजेशन किया, तो पहला यूटिलाइजेशन ग्रेप फार्मर्स ने किया, फिर उसके बाद पोमोग्रेनेट फार्मर्स ने किया, उसके बाद वेजिटेबल ग्रोअर्स ने किया। मगर जो टेक्नोलॉजी का जो खरा टेस्ट है वो तभी होगा जब उसको मासेस यूटिलाइजेशन करेंगे। और मासेस यूटिलाइजेशन के लिए आपको राइस
में या कॉटन में या शुगर केन में या व्हीट में इसका यूटिलाइजेशन और बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम अभी सीड ट्रीटमेंट में भी अभी आ रहे हैं। और मुझे कहने में बहुत आनंद होता है कि बहुत से अभी आपने जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रतिनिधि देखे, उनसे भी हमारी बातचीत अभी चल रही है कि सीड ट्रीटमेंट पे हम हमारा बायोपेस्टिसाइड स्केल से कैसे लाएं। और अभी जो गाउचो है या कोई इवेलॉल जो कुछ अभी गणपत पाटिल जी ने एवरगोल जो बोला, उसके साथ भी अभी हमारी जीवाणु की कंपैटिबिलिटी अभी देखी गई है। और मैं अभी ऐसा सोचूंगी कि पिछले कई महीनों या बरसों में ही ये अभी सीड ट्रीटमेंट के लिए भी आएगा। और जो ऐसा मानना है कि बायोपेस्टिसाइड्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं या उसको यूटिलाइजेशन बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और टेम्परेचर को सेंसिटिव रहते हैं, तो उसमें उतना दम नहीं होगा, बिकॉज ये ग्रीन ट्रायंगल में आते हैं सब, तो उसमें टॉक्सिसिटी तो बहुत ही नहीं रहती। और हमें ऐसा लगता है कि किसी को कुछ मारना है तो वो जो पॉइजन है वो बहुत ही जहरीला होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, पॉइजन तो जहरीला होना चाहिए मगर उसका जो इफेक्ट है वो ह्यूमन पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बायोपेस्टिसाइड्स का मेन कहना ऐसा ये है कि वो जो जीवाणु है वो इंसेक्ट्स को रोक देते हैं मगर हमें नहीं। हमें तो सब मालूम है कि जो डिसीजेस प्लांट्स को होते हैं तो वो हमें नहीं होते हैं, बिकॉज वो भगवान ने ऐसा बैरियर बनाया है कि जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करे वो एनिमल्स को नहीं इन्फेक्ट करते। वैसा ही इंसेक्ट्स के बारे में ही है। तो इंसेक्ट्स को जो जीवाणु जो कंट्रोल कर सकते हैं वो एनिमल्स के लिए या ह्यूमन के लिए इतने टॉक्सिक नहीं रहते हैं। तो इसका अभी हमें उपयोग लाना चाहिए। मैडम आपका टाइम 5 अभी 2 मिनट और 2 मिनट नो प्रॉब्लम, फाइन। सो अभी ये जो पेस्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है, वो बैसिलस सर्टिलिस जो मैंने आपको पहले बताया, सोडोमोनास फ्लोरोसेंस और ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये तीनों अभी फंजीसाइड्स बाजार में उपलब्ध है। ट्राइकोडर्मा हम ऐसा बोलते हैं कि ट्राइकोडर्मा के बिना खेती ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ट्राइकोडर्मा आपको बहुत से इजी चॉइस है जो डैम्पिंग ऑफ या फ्यूजेरियम बिल्ट या पाइथियम बिल्ट ये कंट्रोल करने में आपको बहुत ही उसका सरल उपयोग हो सकता है। ये अभी मोड ऑफ एक्शन है, मैं ज़्यादा इसके बीच में नहीं जाऊंगी, बिकॉज ये बेसिकली जो जीवाणु है वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं या एंटीबायोटिक सीक्रेट करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने फंगस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो ये जो अभी लेबोरेटरी में कैसा दिखाई देता है, ये जो ट्राइकोडर्मा है ये फ्यूजेरियम के ऊपर ऐसा उसको खाद में उसको उपयोग करते हैं तो वो कंट्रोल में आ सकता है। ये जो तीन है वो इंसेक्टिसाइड्स है, ये बवेरिया बैसियाना, वर्टिसिलियम लिकानी और बैसिलस thuringiensis। ये तीनों जो है वो आप यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं इंसेक्ट कंट्रोल के लिए। इसका भी मोड ऑफ एक्शन वैसा ही रहता है कि अगर आप उसका स्पोर जो है वो इंसेक्ट के ऊपर अगर आ जाता है तो इंसेक्ट्स के क्यूटिकल में वो उसको एंजाइम्स के बारे में द्वारा उसको छेद पहुंचाता है और वो फिर माइकोसिस उसको होता है और इंसेक्ट्स जो है वो मर पाता है। तो ये 2.5 से 5 ग्राम पर लीटर आपको यूटिलाइजेशन करना है। और अभी मुजुमदार सर जैसे बोल रहे थे कि माइक्रो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ह्यूमिडिटी जो है वो आपको ह्यूमिडिटी माइक्रो क्लाइमेट में रहती है, मगर आप अगर उसके बाद इरिगेशन दे दो तो ये ब्रिगेड जो है वो ज़्यादा उसको काम में आता है। और वो इवनिंग में अगर आप यूज़ करो तो उसको बहुत ही उसको आप उपयोग में अब ला सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट ऑफ बिग बोलवर्म जो है वो हमें ब्रिगेड बी के ऊपर उसका हमें बहुत अच्छी तरह से वो रिजल्ट मिला है। ये निमेस्टिन अभी जो निमेटोड के बारे में अभी बोल रहे थे, निमेटोड के बारे में, निमेटोड के लॉसेस बहुत ज़्यादा है मगर इंडिया में इसका अभी अवेयरनेस इतना ज़्यादा नहीं है। तो निमेस्टिन नाम का एक प्रोडक्ट है जो भी CIB रजिस्टर्ड है, वो आप इनफैक्ट सॉइल सीड ट्रीटमेंट के ऊपर भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या सॉइल ड्रेंचिंग के द्वारा भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसका उपयोग वेजिटेबल्स में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो ये आप निमेस्टिन जो है वो निमेटोड कंट्रोल के लिए भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूट नॉट्स जो होता है या मेलाइडोगाइन जो निमेटोड होता है, इसके ऊपर आप इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके बाद डॉक्टर अर्चना कुमारी मैम, PMFAI, ये पेस्टिसाइड स्कोप एंड इशू, इसके बारे में बात करेंगे। अर्चना कुमारी मैम।
मैम आवाज आ रही है हाँ मेरी? अर्चना मैम। यस सॉरी सर, मैं थोड़ा सा शायद मेरा इंग्लिश मिक्स हो जाएगा। एक्चुअली माय ये प्रेजेंटेशन वाज प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी सर, हाँ, तो काइंडली बियर कोई, विथ मी सर। यस मैम, ओके कोई सर। बात नहीं, ओके। नमस्कार सर, मैं पीएमएफआई प्रेसिडेंट श्री प्रदीप दवे की तरफ से बोल रही हूँ। मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं पीएमएफआई की रीजनल डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर आना मेरा बहुत ही सौभाग्य है। मैं बहुत खुश हूँ इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके। ये किसान भाइयों को प्रोत्साहित करेगा खेती को बढ़ाने के लिए। जहाँ इस समय हमारा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, वहीं कृषि के क्षेत्र में हमारे देश ने काफी तरक्की हासिल की है और इस कोविड-19 में भी हमारी देश की कृषि की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। कोविड-19 ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया है। कृषि ऐसा सेक्टर है जहां बढ़त हुई है और इसकी बढ़त जो है 3.5% से लेकर 4% तक हुआ है। कृषि के बढ़त का सारा श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाता है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से सरकार के साथ और कृषि कंपनियों के साथ हाथ बढ़ाकर काम किया है। पेस्टिसाइड कंपनियों ने भी कदम उठाए हैं कि इस कोविड-19 के टाइम में कृषि को हम जरूर से बचाएंगे। जैसे कि आपको पता है, भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, जहां 135 करोड़ लोग रहते हैं। कृषि इंडियन इकोनॉमी जो है उसका कृषि बैकबोन है और ये लगभग 50% एम्प्लॉयमेंट रोजगार देता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 1975 से लेके 2014 तक भारत की जनसंख्या 100% बढ़ी है, यानी कि 62 करोड़ से 123 करोड़ तक हुई है। हमारा कृषि प्रोडक्शन 400% बढ़ा है, यानी $25 मिलियन से लेके 367 बिलियन तक। हमारे देश की प्रोडक्शन भी बढ़ी है, इसकी वैरायटी में और वॉल्यूम में दोनों में बढ़ोतरी हुई है। इसका श्रेय जो है ये हाइब्रिड सीड को, खाद को और पेस्टिसाइड को जाता है। 2020 के हिसाब से इंडिया का कल्टीवेटेड लैंड एरिया जो है वो 155 मिलियन हेक्टेयर है और भारत विश्व में दूसरे स्थान पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में है, जिसका वैल्यू लगभग $459 बिलियन और भारत जो है भारत विश्व में 8वें नंबर पे है कृषि एक्सपोर्ट में, जिसका वैल्यू लगभग $37 बिलियन से भी ज्यादा है। भारत मसाले, दाल, दूध, चाय, जूट, काजू के उपजाऊ में प्रथम स्थान पर है। गेहूं, चावल, फल, सब्जी के उपजाऊ में भी भारत दूसरे नंबर पर आता है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे फल, सब्जियां और ये दालें, इन सब का 2018 से 2019 में एस्टिमेटेड रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो है वो 313.9 मिलियन मैट्रिक टन है, परंतु इसके बावजूद पर यूनिट लैंड एरिया में जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है। भारत की 4 मेन क्रॉप्स जो कि चावल, गेहूं, मक्का और सोयाबीन है, ओएसीडी के हिसाब से इसकी उपज जो है, एवरेज उपज जो है भारत में काफी कम है। जबकि इसका मेन कारण ये है कि भारत में जो पेस्ट हैं उससे जो लॉस है वो लगभग
जो 1/4 है, और पेस्ट और डिजीज की अमाउंट जो है वो लगभग, इसका रेंज वेरी करता है, वो 15% से लेके 25% तक। ये हमें प्रोत्साहित करता है और ये हमें ये कहता है कि भारत में क्रॉप प्रोटेक्शन का जो क्रॉप प्रोटेक्शन के टूल्स हैं, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, इसकी जो है उपयोग बहुत कम है और इसके उपयोग से फसल के उपज को हम बढ़ा सकते हैं। पेस्टिसाइड के यूज को अगर हम करते हैं तो इससे कृषि की उपज भी बढ़ती है, जिसका उपयोग प्री सोइंग और पोस्ट सोइंग के स्टेज में करना चाहिए। इसके उपयोग से, पेस्टिसाइड के उपयोग से प्रॉफिटेबिलिटी जो है फार्मर्स का जरूर से बढ़ेगा, अगर हम इसका जुडिशियसली सही मात्रा में उपयोग करें तो। पेस्टिसाइड का उपयोग केवल इनकम में ही नहीं उपयोगी है, परंतु जो क्रॉप का लॉस है उसमें भी यह उपयोगी है। पेस्टिसाइड जो है एक मेजर क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन है और ये हमें कीटों से, बीमारियों से और खरपतवार सभी से बचाता है। पेस्टिसाइड जो है वो पेस्ट के इन्फेक्शन को, पेस्ट के अटैक को मिनिमाइज करता है और क्रॉप को डैमेज होने से कंट्रोल करता है। अगर पेस्ट को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्रॉप की क्वालिटी और प्लस क्वांटिटी दोनों में बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाता है, बहुत कमी हो जाती है। खरपतवार का 30,000 स्पीसीज है, 3,000 स्पीसीज निमेटोड्स का है और लगभग 10,000 स्पीसीज जो है हमारे इंसेक्ट पेस्ट का है, जिससे हमारी लड़ाई है, हम किसानों की लड़ाई है और हम सबों की लड़ाई है। ये जो बाहरी पेस्ट हैं और लोकस का अटैक है वो भी इसके प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर हम क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये जो लॉस है क्रॉप का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमें पेस्टिसाइड का यूज खेती में करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम इंसेक्ट को मैनेज करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, खरपतवार को यूज करने के लिए हर्बिसाइड यूज करते हैं, फंजाई को यूज करने के लिए फंगिसाइड यूज करते हैं, बायोपेस्टिसाइड, बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल से निकले हुए चीजें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज प्लांट के ग्रोथ के लिए करते हैं। इससे खेती की उपज जो है वो बढ़ जाती है और किसानों का नुकसान बहुत कम हो जाता है। भारत में पेस्टिसाइड की जो खपत है, जो यूज है, वो लोएस्ट है वर्ल्ड में और इसका कंजम्पशन। हेलो मैम एक मिनट मैम। आप 2 मिनट है आपको। हेलो, हाँ काइंडली, आवाज आ रहा है क्या आपको? हेलो, हाँ मैम आवाज आ रहा है। हाँ हाँ बोलिए। अभी दूसरा सेशन है, आप जल्दी खत्म करिए। ओके ठीक है, मैं जल्दी से खत्म करती हूँ। तो भारत में पेस्टिसाइड का यूज सबसे कम है और इसका जो है सिर्फ 0.65 ग्राम ही यूज होता है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज जो है वो 3 है। पेस्टिसाइड का उपयोग जो है मेनली एग्रीकल्चर के यील्ड को बढ़ाने के लिए है। अब जो है मेन इशू पे हम आते हैं जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पेस्टिसाइड की खपत कम होने का एक और भी कारण है, जिसकी जीएसटी का 18% होना है। अब इस जीएसटी को कम करने के लिए हम सरकार से लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको 5% तक ले आए, जिससे कि प्राइस कम होगा और किसान इसको यूज करेंगे और किसान इससे फायदा उठाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो इंडस्ट्री की पॉलिसी जो बनाई गई है रेगुलेटरी अथॉरिटीज में 2006 के बाद, जिसमें ये पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन को इंपोर्ट को ग्रांट करते हैं विदाउट इसके टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड को रजिस्टर किए बिना। इससे क्या होता है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं जो बनाते हैं पेस्टिसाइड को, वो नहीं बना पाते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन मिल जाता है और जो बाहरी है कंपनियां वो इसको
100 से लेके 250% के फायदे में बेचती है, और रजिस्ट्रेशन जो है टेक्निकल ग्रेड प्रोडक्ट्स का नहीं करती है। अगर इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो यही जेनरिक प्रोडक्ट जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसको 50 से 80% लोअर दाम में बेचेंगे, और इससे हमारे खेतों को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। और पीएमएफआई इससे लगातार लड़ रही है किसानों के लिए, और सरकार के साथ इससे लगातार मीटिंग कर रही है। इससे दूसरा जो है, अगर हमारे देश में ये फॉर्मुलेशन बनेगा ही नहीं, बाहर की कंट्री में ये फॉर्मुलेशन बन रहा है, तो ये कैसे बनता है, क्या बनता है, इसकी गुणवत्ता वगैरह हमें कुछ पता नहीं है। इसके कारण पेस्टिसाइड की गुणवत्ता पे जबरदस्त अटैक होता है, जबरदस्त हमें डाउट होते हैं, और हमारे फसल को भी नुकसान होते हैं। इनकी गुणवत्ता के कारण हमारे खेत को नुकसान हो सकता है, हमारे कंट्री की मिट्टी को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें इसको रोकना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पेस्टिसाइड का फॉर्मुलेशन आने के पहले उसके टेक्निकल को रजिस्टर्ड होना बहुत ही जरूरी है, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को रजिस्टर्ड होना बहुत ही जरूरी है। जो भी टेक्निकल प्रोडक्ट है पहले उसको सरकार यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाए और फिर उसे हमारे देश में आने दे। टेक्निकल प्रोडक्ट जो इंडिया में है वो हमारे लोकल लोग बनाएंगे और इससे डोमेस्टिक फायदा होगा। इन सब के बावजूद भी, इतने कॉन्स्टेंट के बावजूद भी हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री काफी अच्छा काम कर रही है और फार्मर को पूरा सपोर्ट कर रही है, किसानों को पूरा सपोर्ट कर रही है किसान के एग्रीकल्चर के प्रोग्रेस में। और मैं श्योर हूँ कि जो भी करेक्टिव पॉलिसी है, पॉलिसी को सुधार करके इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम किसान के कृषि के उत्पाद को बढ़ाएंगे और उनके रहन सहन की स्थिति को भी काफी आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार हमारा साथ देगी किसानों की उपज को बढ़ाने में, किसानों की क्रॉप लॉस को बचाने में। इसके साथ हम इस स्पीच को खत्म कर रहे हैं। मैं आई कन्वे माय सिंसियर थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर को, मैं सिंसियर थैंक करती हूँ, एंड हमारी अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन हुआ ये बायोपेस्टिसाइड स्कोप एंड इशू, इस पे जो आपने स्पीच दी उसका डेफिनेटली फार्मर्स फायदा लेंगे। तो आज के ये टॉपिक पे जो हमें स्पीकर आज यहाँ पे आए थे वो है डॉक्टर जेसी मजूमदार सर, क्रॉप केयर फेडरेशन, मिस्टर गौरव कटियाल एंड मिस्टर गणपतराव पाटिल, बायर साइंस, ये भी यहाँ आए थे। उसके बाद मिस संदीपा कानिटकर, चेयरमैन कैन बायोसिस, डॉक्टर अर्चना कुमारी, PMFAI, और मुकेश शुक्ला सर ये भी आए थे। इसका मैं आयोजन समिति के द्वारा मन से धन्यवाद देता हूँ। और कल जो है कल का भी सेशन यहाँ से 11 बजे से लेके 5 बजे तक के है, और यहाँ पे भी 3 टॉपिक है। उसमें शुगर केन, बी कीपिंग, सेरिकल्चर ये भी है। और मैं एक बार फिर से हमारा जो वर्कशॉप है, वर्चुअल वर्कशॉप, इनमें जो स्पॉन्सर किया है वो स्पॉन्सरर है वर्कशॉप लीड स्पॉन्सर UPL मुंबई, देन वर्कशॉप सेशन स्पॉन्सर पतंजलि काउ मिल, माइको ग्रो, देन वर्कशॉप को स्पॉन्सर सेशन है प्लूटस, घरडा केमिकल्स लिमिटेड, अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे। इनका भी मैं आयोजन समिति के द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आज का ये जो सेशन है ये समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। और कल 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे 3 सेशन कंटिन्यू रहेंगे, और ये 3 दिन का सेशन है ऐसा, या कल परसों और मंडे तक के। तो मैं सभी फार्मर्स लोगों को ऐसा मानता हूँ कि वो कल भी आए, परसों भी आए और ये वर्कशॉप का फायदा ले। धन्यवाद। धन्यवाद सर।